ठीक है भाई। तो कल हम तुम्हें पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म तक बता चुके। एक छोटी सी हेडिंग बची थी और जिसका नाम कौन बताएगा? एपोमिक्सिस। कौन बताएगा? एपोमिक्सिस माने कौन बताएगा? डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट, और यही डेवलपमेंट ऑफ सीड, फिर से कहा था, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी, और डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। तुमसे एक बात बताई थी, अभी हम एपोमिक्सिस तो पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड एक छोटी सी हेडिंग है जिसका नाम बताएंगे क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी। तो हम तुमसे बताएंगे कि जरा ये गाइनोसियम को थोड़ा सा हम बड़ा सा बना लें, ठीक, जिससे समझा पाए। ऐसे समझो कि ये है, हमने तुमसे कहा कि न्यूसेलस। अब न्यूसेलस की ये सेल्स, थोड़ी जल्दी सुनो, न्यूसेलस में मान लो, वैसे तो न्यूसेलस बहुत बड़ा सेलुलर मास था, इंटेगुमेंटेड सेलुलर मास, लेकिन होता क्या, जब हम मुर्गी का अंडा खा जाते हैं तो अंडा तो भी तो सेल है, तो वैसे ही क्या होता था, जब ये एक छोटी सी सेल थी जिसको हम फंक्शनल मेगा स्पोर कहते थे, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था तो ये भी आस पड़ोस की न्यूसेलर सेल को खाता चला जाता था, क्योंकि ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। आई डोंट केयर। हमने कहा था जब भी किसी सेल में साइज बहुत बड़ा हो जाता है, सेल में डिवीजन हो जाता है, नतीजा इस सेल में होने लगा था डिवीजन, और डिवीजन होकर इसमें बस ये लफड़ा था कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, इसमें साइटोकाइनेसिस का तुरंत काम नहीं हो पा रहा था, जिससे ये फंक्शनल मेगा स्पोर इतना बढ़िया हो गया, और इसी का नाम था एम्ब्रियोसैक। क्या नाम बताया था? और ये बात अलग है कि इसी में हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर की तरफ 4 बनाए थे, 4 में से एक बीच में आए थे, नीचे में से 3 बनाए थे, 4 बनाए थे, 4 में से एक बीच में आए थे। बाद में जाके हमने तुमसे कहा था इनके चारों तरफ बनी थी सेल वॉल। माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल्स होती थी उन्हीं को कहा था क्या? ये कहा था आफ्टर। अच्छा, इस तरह से हमने तुमसे ये कह रहे थे कि जो मेगा होता है, ओव्यूल होता है, वो सिंपली इंटेगुमेंटेड पैरेन्काइमेटस मास था। ये अलग बात है, इंटेगुमेंट कितनी होती है? 2 होती हैं, आउटर और इनर। इस तरह से हमने तुमसे ये कहा था कि मान लो किसी तरह ये रखी है ओवरी के अंदर एक ओव्यूल, ठीक, ओवरी के अंदर मान लो ये ओव्यूल रखा है। अब हम तुमसे ये बताने जा रहे थे, क्या बताने जा रहे थे, कि ये तो सब है इंटेगुमेंट की सेल्स। अच्छा, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ओवरी हो, स्टेमिन हो, ज्यादातर सभी सेल्स एंजियोस्पर्म की 2n ही होती है। अगर यहाँ ओवरी की बाल में सेल्स है तो ये भी 2n होती है। और ये प्लेसेंटा पढ़ा चुके थे, ये फ्यूनिकल अर्थात स्टाक ऑफ ओव्यूल बताया था। तो हम तुमसे ये कहते थे कि जैसे जैसे एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होता है, ज्यादातर ये जो लाइट कलर्ड सेल्स है, जो न्यूसेलर सेल्स है, ये खत्म हो जाती, इस्तेमाल हो जाती एज ए भोजन। कभी कभी इनका छोटा मोटा अंश रह जाता है, और जब ये ओव्यूल भविष्य में सीड में बदल जाता है, उसके बावजूद भी अगर ये न्यूसेलर सेल बची रह जाए तो इसी रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले शुरू में झमाझम था, गायब कहां हो गया? एज ए फूड इस्तेमाल हो गया। खैर, अब हमने तुमसे कहा था मान लो इधर से पॉलिन ट्यूब आई और किसी तरह समझ लो कि बस हो गया है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये बाराती उठ के चले जाएंगे, अर्थात एंटीपोडल्स नष्ट हो जाएंगी, ये अगल बगल की लड़कियां ये भी अपने घर चली जाएंगी, अर्थात ये भी नष्ट कर जाएंगी, ये जाइगोट में बदल जाएगा जिससे भविष्य में बच्चा अर्थात एम्ब्रियो बनेगा, और ये पेन में बदल जाएगा जिससे भविष्य में क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। इस तरह से ज्यादातर एंजियोस्पर्म में एक ही जाइगोट बनता है, इसलिए एक एम्ब्रियोसैक के अंदर एक ही बनता है एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियोसैक के अंदर एक ही एम्ब्रियो बनता है। अब कभी कभी हमने तुमसे कहा लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब जाइगोट बना, तब जाके एम्ब्रियो बना, ज्यादातर एक ही एम्ब्रियो होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो इधर से पॉलिन ट्यूब और मेल गैमीट न भी आए तो फिर ये जो एग है तो ये तो एन रह जाएगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जब एग फॉर्मेशन हो रहा होता है, oogenesis कामयाब नहीं हो रहा होता है, तो उस समय मान लो मियोसिस फेल हो जाए तो फिर जो एग बनता है वो खुद में डिप्लॉयड रह जाता है, और फर्दर डेवलपमेंट द्वारा मान लो वो एम्ब्रियो में बदल जाए, और एम्ब्रियो बन गया तो ये पूरा का पूरा ओव्यूल क्या कहलाने लग जाएगा? सीड।
तो कभी कभी डिप्लॉयड एग की वजह से अर्थात विदाउट फर्टिलाइजेशन की वजह से यहां बन जाता है एम्ब्रियो, और इसलिए ये बन जाता है सीड। तो हमने तुमसे कहा इस तरह से इसको कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन तुम जानते हो ये जो इंटेगुमेंट की सेल्स हैं ये भी तो टूयन होती हैं, जो ये न्यूसेलस की सेल्स है ये भी तो टूयन होती हैं, और ये सेल्स भी कभी कभी ऐसे अंदर की तरफ बल्ज कर जाती, उभर जाती है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, और ये टूयन है डायरेक्ट इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाए, एज ए एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाए। तो जब कभी एक एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाए, कंडीशन को कहते हैं क्या? पॉली एम्ब्रियोनिक। कोई समझ पाया? डेवलपमेंट देखो, और डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस करनी है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो एक ही डिप्लॉइड रह जाए, क्या रह जाए, या कोई अदर डिप्लॉइड सेल हो। अदर डिप्लॉइड सेल या तो न्यूसेलर सेल हो सकती या इंटेगुमेंट की सेल हो सकती। पक्का? तो फिर से बोलो कि एपोमिक्सिस माने क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे बन सकता है? डिप्लॉयड एग से बन सकता है। किससे बन सकता है? क्या न्यूसेलर सेल से बन सकता है? इंटेगुमेंट की सेल से बन सकता है? तो ये सीड फॉर्मेशन हो गया। अब सोचो इंटेगुमेंट या न्यूसेलर सेल से एम्ब्रियो बन जाए तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो नहीं हो जाएंगे, तो साथ में रिलेटेड कंडीशन कौन सी है? पॉली एम्ब्रियोनिक। सिट्रस का नाम याद आया? मैंगो का नाम याद? नहीं, सिट्रस का नाम याद आया? अच्छा, ये फैमिली एस्ट्रेसी दूसरा नाम किसका है? सनफ्लावर फैमिली, जिसको कंपोजिटिव फैमिली कहा था, आज उसको सूरजमुखी फैमिली अर्थात एस्ट्रेसी कहते हैं। तो यहां पर एपोमिक्सिस ये सब देखने को मिलती है। अच्छा, कोई बताए कि डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन से हमें क्या लेना देना? ये एपोमिक्सिस पर वैज्ञानिक बड़ा जोर क्यों दे रहे हैं? इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं? बताओ जरा, क्या बेनिफिट्स हैं? तो हम तुम्हें बताएं। तुम भी जानते हो कि जैसे होता क्या, मान लो तुम चाहते हो कि हमें कोई ऐसा इंसान बायोलॉजी पढ़ाए जो बुद्धि से बहुत ही तेज हो, आवाज बहुत भारी बुलंद हो, लेकिन नाटू ना हो, हमारी तरह छोटा ना हो, लंबा हो थोड़ा सा। तुम चाहते हो कोई ऐसा इंसान बायोलॉजी पढ़ाए जिसकी बुद्धि तो गंगवार सर जैसी हो, आवाज की बुलंदी गंगवार जैसी हो, हाइट अमिताभ बच्चन जैसी हो। एक जुगाड़ है, हमारी शादी किसी लंबी लड़की से करवा दो। हो सकता है उस लड़की की हाइट आ जाए, हमारी बुद्धि आ जाए, संतान पैदा है, चलो हम तुम्हारे लिए कुर्बानी देने तैयार, चल करवाओ। कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, एक बार मान लो ये टाल प्लांट है और एक बार ये ड्वार प्लांट है, अर्थात क्या करते थे हमारे पूर्वज डिजायर्ड कैरेक्टर्स के जानवरों के बीच, जैसे मान लो कोई गाय है तो पता कि वो अच्छा 4-5 लीटर दूध देती है लेकिन बीमार जल्दी पड़ जाती है, चारा ज्यादा खाती है। कोई सांड है जो तुमने देखा कि बिना पानी जिंदा रह सकता कई दिनों तक, बिना भोजन जिंदा रह सकता, बीमार भी नहीं पड़ता। हमारे पूर्वज क्या करते थे, ऐसे डिजीज रेजिस्टेंट सांड ढूंढते थे, ज्यादा मिल्क एल्डिंग काऊ ढूंढती थी, उनमें आपस में क्रॉस करके ऐसी संतान पैदा कर लेते थे जिनमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इस फिनोमिना को। क्या कहते हैं? तो बात यह होती थी कि तुम मान लो दो पौधों के बीच तुमने हाइब्रिडाइजेशन करा के ऐसे संतान बना ली और तुमने जाना कि F1 में ठीक है दोनों लक्षण आ जाएंगे, लेकिन जब F2 जनरेशन पाते थे तो ध्यान करो लफड़ा ये होता था कि जो सेकंड कैरेक्टर होता था वो भी आना शुरू हो जाता था। याद आया? ये सेकंड कैरेक्टर भी आना था। यानी कि तुम चाहते हो कि गंगवार सर की बुद्धि रहे, कैटरीना कैफ की हाइट रहे, तो ठीक है संतान प्राप्त कर लो, लेकिन जब मेरी संतान के फिर संतान आएगी, फिर नाटू संतान पैदा हो सकती है। तो इस तरह से एक तो तुमने हाइब्रिडाइजेशन, रोज कहां से कैटरीना कैफ लाओगे? मुश्किल से तो हाइब्रिडाइजेशन कराने को मिला, इतना सारा पैसा खर्चा हुआ, संतान प्राप्त हुई, लेकिन वो अगले जनरेशन में जाने पर यहां लक्षण का सेग्रीगेशन शुरू हो सकता है। क्या सेग्रीगेशन होता है? इसलिए बताते हैं जो किसान होते हैं वो हर साल नए बीज लाते हैं हाइब्रिडाइजेशन से बनाए गए, और ये हाइब्रिडाइजेशन महंगा प्रोसेस होता है, इसलिए जो हाइब्रिडाइज्ड सीड होते कॉस्टली होते हैं। तो किसान के पास बीड़ी खरीदने का पैसा नहीं है तो हाइब्रिडाइज्ड सीड कहां से बेचारा लेके आए? कोई समझता है ना? तो इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना एक काम कर लिया जाए, एक बार हाइब्रिडाइजेशन से कोई पौधा तैयार कर लिया जाए और फिर इसके जो सीड हैं इनको बार बार पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कराने के बजाय बिल्कुल ऐसे समझो एपोमिक्सिस करा ली जाए। तो एपोमिक्सिस का जो रिजल्ट होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है? यहाँ बार बार वेरिएशन नहीं होगी और बरसों बरस इन सीड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए एपोमिक्सिस जो होता है इसलिए फायदेमंद है क्योंकि यहाँ डिजायर्ड कैरेक्टर बरसों बरस एक साथ कंजर्व किए जा सकते हैं। पक्का?
चलो बात ये चल रही थी, हम तुम्हें बता रहे थे कि तुम इधर देखो कि मान लो ये थी ओवरी, अब मेन चैप्टर शुरू होता है अगला, और ये है ओवरी। यहां पर तुम समझ गए थे कि स्टाइल स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गई, और बल्ज पार्ट को ओवरी कहते हैं। यहां पर तुम्हें हम बता चुके थे क्या था, एम्ब्रियो सैक था, और उसके चारों तरफ ये क्या थी, इंटेगुमेंट थी। न्यूसेलस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मे बी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इंटेगुमेंट ऑलरेडी पता थी कितनी होती है, दो दो होती हैं, आउटर और इनर अभी पढ़ा रहे। और जिस जगह पर इंटेगुमेंट अब्सेंट होती है उस छिद्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अच्छा, ओवरी की दीवार में फूला फूला टिश्यू क्या कहलाता था, प्लेसेंटा। हम तुम्हें ये बताना चाहते थे कि यहां पर ठहरी एग सेल, ठीक, ये ठहरा था ये। अब तुम जानते थे कि इस सेल में, इस न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन हुआ, तो या तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, बाद में सेल वॉल बन गई, जिससे यहां पर कुछ गेहूं के आटा जैसा बन गया, अर्थात फूड स्टोरिंग मास बन गया। और इसी फूड स्टोरिंग मास को कहते हैं इंडो, ये क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म कहते हैं। और ये किसमें बदल जाता था, जाइगोट में, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा ही चुके, जिससे चल के बन जाता था एम्ब्रियो, अर्थात भविष्य का पौधा बन जाता था। क्या बन जाता था, भविष्य का पौधा बन जाता था। इतनी बात है। तो इस तरह से बताते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब गौर से सुनना, पहले उल्टा पढ़ाते हैं, पहले हम पढ़ाएंगे फ्रूट। हम तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, आज पता नहीं स्लो हो रहा मामला, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, उस एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो ओवरी की सेल दीवार में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं, कुछ हार्मोन्स की वजह से इन सेल्स में एक्टिव सेल डिवीजन हो जाता है। और जब एक्टिव सेल डिवीजन होता है तो खूब सारी सेल्स बन जाती हैं। जब सेल्स बन जाती हैं तो इन्हीं सेल्स में खूब सारी शुगर्स स्टोर हो जाती है, साथ साथ मिनरल्स स्टोर हो जाती है, विटामिन स्टोर हो जाती हैं। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जितने अंट संट पार्ट होते हैं, जैसे स्टेमेन हो या कैलिक्स करोला हो, ये सब सेड ऑफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और बचता है केवल क्या, और ये बन जाता है। तो इस तरह से हम तुम्हें बताते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही बदल जाती है, किसमें, फ्रूट में बदल जाती है। कौन बदल जाता है फ्रूट में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी होती है ये बदल जाती है, किसमें, फ्रूट में। किसमें बदल जाती है, तो राइपेंड ओवरी, फिर समझना कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है कुछ हार्मोन्स की वजह से ओवरी बाल्क में जो सेल्स होती है उनमें एक्टिव सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, और इन सेल्स में शुगर और मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं। यही वजह है कि प्रत्येक फल का अपना एक निश्चित स्वाद होता है, वो थोड़े मीठे लगते हैं और कभी कभी थोड़े खट्टे भी लगते हैं ना। तो इस तरह से तो राइपेंड ओवरी अर्थात मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ज्यादातर फ्रूट्स इसी ओवरी से ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मान लो ये कोई पौधा है और इसमें ये है ओवरी और ये है ओवरी, ओवरी मान लो ये है, यहां पर हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फलस्वरूप सीड बन जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती। जो फ्रूट इस तरह से ओवरी से बनते हैं वही असली फ्रूट अर्थात ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। लेकिन कुछ फर्जी एग्जाम्पल भी होती है। एप्पल का नाम सुना, कैज्यू नट का नाम सुना, स्ट्रॉबेरी का नाम सुना। इनमें क्या होने लगता है कि तुम कभी फल को देखना, उसको देखना, कभी तुम एप्पल को देखना, जब हम लोग खाते हैं एप्पल में तो बीज अंदर निकलते हैं, लेकिन उसके बाहर का जो गूदा होता है वो बेसिकली ये होता है, जो थैलेमस था यही ग्रो कर जाता है ऐसे, यही ग्रो कर जाता है ऐसे एप्पल में। तो वास्तव में एप्पल में ये वाला पोर्शन खाते हैं, देखना जहां इधर छेद होता है उसके अंदर कुछ कठोर दीवार होती है, उसको नहीं खाते, उसके अंदर काले काले बीज भरे होते हैं। तो हमें जरा बताना कि एप्पल में जो खाते हैं अर्थात जिसको हम फल मानते हैं वो किससे बनता है, वास्तव में राइपेंड ओवरी से बना है कि थैलेमस से बना है। जब कोई फल अदर देन ओवरी से बनता है, ऐसे फ्लोरल पार्ट से बनता है जो ओवरी ना हो, तो ऐसे फलों को ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या तुम्हें एप्पल याद आया, क्या तुम्हें एप्पल याद आया, क्या तुम्हें ये याद आया, स्ट्रॉबेरी याद आया, क्या तुम्हें कैज्यू नट याद आया, इस तरह से। और ज्यादातर सभी होते हैं। हाँ, एक बात और होता है,
ये जो फल हैं, ये वाले जो ट्रू फल होते हैं, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये फ्रूट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्या ये सकुलेंट फ्रूट्स हो सकते हैं, यानी कि फ्लैशी फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसे पपीता खाते हैं, सूखा होता है कि गूदेदार होता है। तो फ्रूट जो होते हैं वो रसीले हो सकते हैं, यानी कि सकुलेंट कह दो, चाहे फ्लैशी फ्रूट्स कह सकते हैं। और कभी तुमने मूंगफली खाई, पहले जब काटते हैं मूंगफली तो रस टपकता है, नहीं टपकता है मूंगफली में। तो इस तरह से हमने कहा था फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं और फ्लैशी। मैंगो कैसा होगा, पपाया कैसा होगा, मैंगो कैसा होगा, पपाया, ग्राउंडनट, मेज, सुपारी, उसमें कौन, संतरा है, फ्लैशी फ्रूट्स। तो एक तो इस तरह से होते हैं ड्राई या फ्लैशी। दूसरी बताना बने कैसे हैं, इसके आधार पर। क्या ट्रू फ्रूट्स का नाम याद आया, ये कहां से बनते हैं, ओवरी से, और अदर देन ओवरी तो फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के फिर से एग्जांपल बताओ, कौन, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी और कैज्यूनट। और आखिरी बार फ्रूट में चलते चलते बता देना कि ऐसा कोई फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए तो क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बेस्ट एग्जांपल कौन बताएगा, बनाना। कौन बताएगा, बनाना। अब तुम्हें पता, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही जो ये अंदर बैठा है यही बदल जाता है किसमें, सीड में। किसमें बदल जाता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में बदल जाता है। और ये बदलाव साइमल्टेनियस ही होते रहते हैं। अगर हम तुम्हें सीड की बात करें, तो पहले समझाए दे रहे हैं, ये जो सीड होता है इसको हमने 3 भागों में बांटा। नंबर 1 सीड कोट। क्या नंबर बांटा, नंबर 1 सीड कोट। और नंबर 2 हमने अपनी तरफ से बना दिया है सबसे मुख्य पार्ट, एम्ब्रियो। और नंबर 3 हमने बना दिया है एंडोस्पर्म। क्या बना दिया है, एंडोस्पर्म। देखो मेरी बात को गौर से समझना। चलो ये इधर देखो सब लोग, ये तो है, इसको गौर से समझना कहां पे बनाए डायग्राम। ये तो तुम समझ गए, ओवरी हो गई, ठीक, ओवरी हो गई। अभी बिगाड़ देंगे। और ओवरी के अंदर मान लो ये है एम्ब्रियो साइक, उसमें जाइगोट हो गया, सब कुछ पता। यहाँ पर जो इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था उसमें बार बार डिवीजन हुआ, जिससे यहाँ मल्टी सेलुलर मास बन जाता है। भले शुरू न्यूक्लियस बनते हैं लेकिन बाद में उनके चारों तरफ भी सेल वॉल बन जाती है। इसी मल्टी सेलुलर मास को कहते हैं एंडोस्पर्म। चूंकि ये एंजियोस्पर्म में 3n होता है कि 2n होता है, 3n होता है। और इसका मुख्य काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड का। क्या काम होता है, अब यहीं पर ऊपर जो जाइगोट था उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो गौर से देखो, हम तुम्हें बताएं, यहाँ पर जो एम्ब्रियो हम बनाएंगे, जैसे हमारे बच्चा होगा तो उसके नाक, मूंछ, पूंछ, वही सारे अंग होंगे जो हमारे होते हैं। तो प्लांट का जो बच्चा होता है उसके बॉडी में वही पार्ट्स होते हैं जो उसके पापा अर्थात प्लांट होते हैं। प्लांट में सबसे मुख्य पार्ट होता है ये, जिसका नाम है स्टेम। स्टेम है कि रूट है, सबसे बड़ी पहचान होती है जो स्टेम होते हैं उसमें जगह जगह पर गांठ होती है। क्या होती है, नोड। और इसी नोड को हम बच्चा कहते हैं, बच्चे की स्टेम कहते हैं, एम्ब्रियो का एक्सिस अर्थात एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। इसी यहीं पर लगी होती लीफ, एम्ब्रियो की लीफ को एम्ब्रियोनल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एम्ब्रियोनिक लीफ। चाहे इनको एम्ब्रियोनिक लीफ कह दो, चाहे इन्हीं को कॉटलीडन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटलीडन। और हमने तुमसे ये भी बोला कि यहाँ जो कॉटलीडन जहां पर लगे, इससे ऊपर की ये जगह जो होती है जहां पर कॉटलीडन अटैच है, इससे ऊपर की जगह को एपिकोटाइल, इससे नीचे की जगह को हाइपो माने नीचे, हाइपोकोटाइल कहते हैं। यहां पर जो डिवाइडिंग सेल का मास होता है रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य में रूट बनेगी। यहां पर जो डिवाइडिंग सेल का मास है प्लम्यूल कहते हैं, भविष्य में स्टेम बनेगा। अगर कोई पौधे का बच्चा है, एम्ब्रियो है, उसमें इस तरह से 2 एम्ब्रियोनिक लीफ मतलब 2 कॉटलीडन हैं, तो बताओ इसको मोनोकॉटलीडनस कहोगे, डाइकॉटलीडनस कहोगे? क्या कहोगे, डाइकॉटलीडनस प्लांट कहोगे। भविष्य में डाइकॉटलीडनस प्लांट बनेगा। और कई बार हमने तुमसे कहा था कि ऐसा भी होता है कि ये एक लीफ ना हो, मान लो एक ही लीफ हो, और ये लीफ भी मान लो दिखने में कटप्पा जैसी दिख रही, कटप्पा नहीं, तलवार से जो युद्ध करते हैं उनके जैसी दिख रही, सील्ड जैसी दिख रही। तो फिर ऐसे पौधा जिसमें एक ही कॉटलीडन हो, मोनोकॉट कहोगे कि डाइकॉट कहोगे? ऐसे पौधों को मोनोकॉटलीडनस प्लांट कहते हैं। अच्छा बताओ, जो पोएसी फैमिली है, ग्रेमिनी फैमिली है, ग्रास फैमिली है, गेहूं किसका एग्जाम्पल है, फैमिली पोएसी का।
कभी कभी इसको ग्रेमिनी कहते हैं, कभी कभी ग्रास फैमिली कहते हैं, और ये मोनोकॉट फैमिली होती है। मोनोकॉट फैमिली में सील्ड सैप्ड सिंगल कॉटलीडन पाया जाता है। लफड़ा ये है कि एक तरफ तो कॉटलीडन होता है, दूसरी तरफ हमारी जीभ की तरह कोई छोटी सी स्ट्रक्चर निकलती है। कोई नाम बताएगा इस छोटी सी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं? ये जो होता है ना प्लिम्यूल, यहाँ पर कोई सीट जैसी कवरिंग होती है, क्या कहोगे? कहोगे इसको ये, क्या कहोगे? इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। यहाँ पर भी कोई सीट जैसी कवरिंग होती है, क्या कहोगे इसको? कोलियोराइजा। कोई हमें एक बात बताए इस तरह से। अच्छा ये बताओ, मक्का मोनोकाट है कि डाइकॉट? मक्का मोनोकाट है कि डाइकॉट? और याद रहे कि मक्का का जो दाना होता है वो अपने आप में सीड नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट फ्रूट होता है, फल होता है। मक्का का दाना बीज नहीं, अपने आप में कंप्लीट फ्रूट होता है। ये अलग बात है कि वहां जो जो ओवरी बाल होती है, जब ये फ्रूट बनता है तो इसको पेरिकार्प कहने लगते हैं, और जो ये इंटेगुमेंट होती है इन्हीं को भविष्य में सीड कोट कहने लगते हैं। जो सीरियल प्लांट होते हैं इनमें फ्रूट अर्थात पेरिकार्प और आउटर इनर इंटेगुमेंट आपस में फ्यूज हो जाती है, इसलिए अलग अलग महसूस नहीं होती ना। तो हमने तुमसे बोला, लेकिन तुमने अगर मक्का का कभी दाना देखा हो तो ऐसा लगता है उसमें अलग अलग स्पष्ट दो चेंबर दिखाई पड़ते हैं। एम्ब्रियो वाला चेंबर अलग दिखाई पड़ता है, भले वो छोटा होता है, हमसे उल्टे बन गए ना, और भोजन वाला अलग होता है। यहाँ क्या भरा होता है? इंडोस्पर्म। इसमें क्या भरा होता है? ये। और किसी को एक लेयर याद आई, क्या कहते हैं इसको? एल्यूरॉन लेयर। क्या कहते हैं? एल्यूरॉन। बच्चा हमने ये जो बनाने जा रहे हैं इसमें गौर से देखना, ये जो अभी हमने इंडोस्पर्म बनाया, इसी इंडोस्पर्म के चारों तरफ इधर देखो सब लोग, ये कि ये इंटेगुमेंट थी, इनर इंटेगुमेंट, जो भविष्य में बदल जाएगी किसी में, अर्थात सीड कोट में। इसी के चारों तरफ एक और इंटेगुमेंट है, ये है आउटर इंटेगुमेंट। जो ओव्यूल में आउटर इंटेगुमेंट है यही भविष्य में बदल जाएगी किसी चीज में, जिसको कहेंगे, कुछ कहेंगे, और ये डंठल डंठली रहेगा, प्लेसेंटा प्लेसेंटा ही रहेगा। यहाँ जाइगोट था, बनाया नहीं, वो बदल जाएगा इस पौधे में, अर्थात एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो को चलो हमने अच्छा स्टाक बना दिया और कॉटलीडन बना दिए। कॉटलीडन तुम्हें हो सकता है डायग्राम में बहुत स्पष्ट ना दिखाई दे, ऐसे समझो ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, मेरे हाथ लगे हैं कॉटलीडन के रूप में। लेकिन किताब में जब डायग्राम बनाया जाता है तो ज्यादातर कुछ किताबें तो ऐसे सामने से दिखाती हैं, तो वहां पर हो सकता है तुम्हें एम्ब्रियोनल एक्सिस भी दिखे और एक कॉटलीडन भी महसूस हो, ऐसे भी दिखा सकती हैं। कुछ किताबें ऐसे डायग्राम दिखाती हैं तो लगेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस बीच में फंसा और साइड से तुम्हें लाइन के रूप में वास्तव में लीफ एम्ब्रियोनिक लीफ अर्थात कॉटलीडन दिख रहा है। तो इस तरह से हमने तुमसे कहा था कि एक जो सीड होता है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल को ही कहने लगते हैं, उसमें सीड कोट होती है। आउटर सीड कोट जिसको कहते हैं टेस्टा और इनर सीड कोट को कहते हैं टेगमेन। कभी चना को फोड़ना, चना को छोड़ो, उबला हुआ मुर्गी का अंडा फोड़ना, तो जैसे उबले हुए मुर्गी के अंडा के ऊपर जो बाहर की कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, बिल्कुल ऐसी हार्ड चना और मटर के ऊपर कवरिंग होती है। आउटर हार्ड कवरिंग को कहते हैं टेस्टा। बताने की जरूरत नहीं ये कहां से बनी होगी, आउटर इंटेगुमेंट से। कहां से बनी होगी? अच्छा, और तुम कभी मुर्गी का अंडा उबला हुआ छीलना, जब कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हटा दो, अंदर कभी कभी झिल्ली से निकलती है मुलायम मुलायम, ऐसी कैस्टर अर्थात एरंड को फोड़ना, अंदर मुलायम मुलायम झिल्ली निकलेगी। तो ये मुलायम मुलायम से जो चीज है ये वास्तव में है टेगमेन। क्या है? तो थिन मेम्ब्रेनस इनर सीड कोट होती है, थिक हार्ड आउटर सीड कोट होती है। आउटर सीड कोट आउटर इंटेगुमेंट से बनती है, इनर सीड कोट अर्थात टेगमेन इनर इंटेगुमेंट से बनती है। तुमने कभी चना का बीज देखा हो, एक छेद भी होता है, ये छेद माइक्रोपाइल ही कहलाता है। ये जो भविष्य का ओव्यूल का माइक्रोपाइल था यही भविष्य में सीड के माइक्रोपाइल में बदल जाता है। जब भी हम खेत में चने का बीज डालते हैं यही वो जगह है जहां से पानी अंदर जाता है, जहां से ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब पानी अंदर जाता है इम्बिबिशन होता है, प्रेशर बढ़ता है, सीड कोट क्रैक हो जाती, साथ ही साथ पानी अंदर जाने से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती और सीड जर्मिनेट करने लगता ना। तो पैसेज फॉर वाटर और एयर कहलाता है ये। अगर यहां से सीड डिटैच कर दे तो यहां निशान पड़ जाएगा, इस स्कार मार्क को यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक सीड के तीन पार्ट होते हैं। फिर से बताना, एक सीड के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं? नंबर एक सीड कोट। स्वयं सीड कोट कितने पार्ट? अच्छा, चना छीलो, पता
उबले हुए चना ऐसे रगड़ के छील लेते हैं, दोनों छिलका बाहर हो जाए तो जो पीला पीला निकलता है। और हमने कहा कि एवरीथिंग इनसाइड द सीड कोट, सीड कोट के अंदर जो भी है उसी को कहा जाता है कर्नेल। क्या कहा जाता है? दोनों सीड कोट हटा दो तो जो कुछ बचा उसको कर्नेल कहा जाता है। जैसे गोला गरी होता है, गरी, उसका खपट्टा हटा दो, जो खाने वाला अंश है वो कहलाता है कर्नल। एम्ब्रियो के बता चुके दो पार्ट होते हैं, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बताया था, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में भी दो शब्द बोले थे, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बोला था। और साथ साथ एम्ब्रियो का सेकंड पार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लीव्स। एम्ब्रियोनिक लीव्स तुम भी जान गए, मोनोकाट में कितनी होंगी? एक, और डाइकाट में कितनी होगी? दो। कितनी होगी? दो। और साथ ही साथ यहां एक हम तुम्हें स्कूटेलम शब्द बोले थे, और साथ साथ यहां एपीब्लास्ट शब्द बोले थे। कौन सा शब्द बोले थे? एपीब्लास्ट। ग्रास फैमिली में सिंगल स्कूटर जो कॉटलीडन होता है उसी को कहते थे स्कूटेलम। क्या कहते थे? इसको स्कूटेलम कहते। यहां तक सुनो मेरी बात, हम तुम्हें बताएं जो एंडोस्पर्म है ये वाला पोर्शन है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो ग्रो करता है, ग्रो करता है तो भूख लगती, खाना खाता है। हमारी जो जो ये सीड है इसके अंदर ये जो एंडोस्पर्म के रूप में भोजन भरा, जब ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा इसी भोजन को चाप लेगा भोजन के रूप में। भोजन खर्च हो सकता है और हो सकता है बच भी जाए। तो इसी आधार पर, क्योंकि हम तुम्हें बोलेंगे कि अगर किसी ओव्यूल के अंदर ये आटा जैसा बचा रह गया, इस तो ऐसे सीड को कहेंगे एल्ब्यूमिनस। क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। अगर नहीं बचा रह गया तो इसको कहेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस। क्या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कह सकते हैं? हाँ, देखो हम तुम्हें एक बात बताएं, इस पूरे सीड के अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं भोजन स्टोर करने वाले, और तीसरा रेयर पार्ट भी होता है। इस पूरे सीड के अंदर भोजन स्टोर करने के लिए तीन जगह होती है, मुख्यतः दो होती है, एक तीसरी भी हो सकती है। गौर से देखना, या तो भोजन यहां भरा होगा, मोस्ट 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 पौधों में यहां पर भी भरा होता है, और यहां भरा है भोजन उतना ही है, चाहे पत्तियों में भर लो और चाहे इस जगह पे भर लो। तो जिनमें ये एंडोस्पर्म झमाझम विकसित होता है उनकी ये जो कॉटलीडन होती है, मतलब एम्ब्रियोनिक लीफ होती है, ये मरगिल्ली होती है, बिल्कुल पेपरी होती है, थिन कॉपी के पेपर जैसी होती है, थिन पेपरी होती है। तो उनमें ये एंडोस्पर्म झमाझम होता है। जैसे गेहूं फोड़ो खूब आटा से निकलता है झमाझम, मक्का का दाना फोड़ो खूब झमाझम आटा से निकलता है। तो अच्छा, और अगर ये वाला पोर्शन विकसित नहीं है, भोजन कहीं तो स्टोर किया जाएगा, तो भोजन स्टोर किया जाएगा इन लीव्स में। कहां लीव्स में? एम्ब्रियोनिक लीव्स में। और तुम भी जानते हो जहां जितना भोजन होगा वो चीज सूख जाएगा कि और भारी भरकम हो जाएगा, और भारी भरकम हो जाएगा। तो अगर किसी बीज को फोड़े और उसमें दो स्पष्ट टुकड़े हो जाएं, मूंगफली फोड़ो कैसे दो टुकड़े हो जाते हैं, चना फोड़ो कैसे दो टुकड़े हो जाते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी कॉटलीडन ज्यादा मोटी मोटी होती है, मूंगफली फोड़ो कैसे दो स्पष्ट टुकड़े होते हैं। तो जहां बीज को फोड़े कॉटलीडन मोटे मोटे दिखाई पड़े तो समझ जाना भोजन कॉटलीडन स्टोर है, यानी कि उल्टा समझ जाना कि उनमें एंडोस्पर्म नहीं है, अर्थात वो सीड नॉन एल्ब्यूमिनस है, अर्थात वो सीड एक्स एल्ब्यूमिनस है। और जिनमें कॉटलीडन मोटे मोटे हों वो कैसे हों? नॉन एल्ब्यूमिनस। और जिसमें कॉटलीडन ना समझ में आए, गेहूं फोड़ो क्या गेहूं फोड़ो क्या पत्तियां महसूस होती हैं, आटा फोड़ो क्या पत्तियां महसूस होती हैं, जहां एम्ब्रियोनिक लीव्स ना जान पाओ तो वहां कहां भोजन भरा होगा? एंडोस्पर्म में, अर्थात वो सीड होंगे एल्ब्यूमिनस। तो हमें बताना जितने सीरियल प्लांट होते हैं, चाहे राइस हो, व्हीट हो, कैस्टर हो, इनमें कैसा होगा? ये मोस्ट लेग्यूमिनस प्लांट में कैसा होगा? वैसा होगा। कैसा? लेग्यूमिनस में कैसा होगा? लेग्यूमिनस में कैसा होगा? उनमें कॉटलीडन ज्यादा विकसित होते हैं, इसलिए एंडोस्पर्म गायब रहेगा। और जो अनाज वाले पौधे होते हैं उनमें गेहूं चावल धान होता है, उनमें ये होता है। तो इस तरह से हमने तुम्हें एक बात बताई कि ऐसी कहानी होती है सीड की। खैर, सीड के इतने पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो। अच्छा, ऐसे ही पूछा चलते चलते इन तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो तुम कहोगे कि इसी से नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एम्ब्रियो होता है। देखें कौन बताएगा। हम तुम्हें एक बात बताइए कि चलो ये पौधा था और इसमें मान लो सीड बन गया, अब सीड गिर के जमीन पे गिर गया, तो इसको कहेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। क्या कहेंगे? सीड का डिस्पर्सल हो गया, सीड का प्रकीर्णन हो गया, डिस्पर्सल हो गया। अब डिस्पर्सल होने के बाद अगर इस सीड को पर्याप्त मॉइस्चर मिल गई, क्योंकि तुम भी जानते हो कि किसी भी पौधे में
रूट स्टेम लीफ, प्रत्येक अंग की जो सेल्स होती हैं उनमें 70 से 90% तक पानी होता है। प्रत्येक सेल में कितना पानी होता है? 70 to 90। जल ही जीवन है, जल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन पूरे पौधे में जो सीड होते हैं इनके अंदर बहुत कम पानी होता है। कितना परसेंट होता है? मात्र 10 से 15% वाटर होता है। तो जब इनमें पानी इतना कम हो जाता है, ये सूख जाते हैं, पानी बहुत कम हो जाता है, और जल ही जीवन है। जब इनमें जल नहीं होता, ना के बराबर जल है, तो ना तो समझ नहीं आता कि जिंदा है कि मुर्दा। ऐसा लगता है कि ना तो ये ग्रो करते हैं, क्योंकि ग्रोथ लिविंग बीइंग का लक्षण होता है। ये ग्रोथ नहीं दर्शाते, शांत पड़े रहते हैं, ना इनको मुर्दा लगते हैं ना जिंदा लगते हैं। लगता है जीवन बीच में लटक गया। जीवन सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेज से गुजरता है। किस स्टेज से गुजरता है? सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेज से। जीवन बीच में लटका है, ना मरा है पूरी तरह और ना जिंदों के लक्षण दर्शा रहा ना। खैर, तो इस तरह से हमने तुमसे कहा कि सीड जो होते हैं कभी कभी क्या है, डिस्पर्सल होने के बाद, कभी चूंकि इनमें पानी बहुत कम होता है, 10 से 15% होता है, इतना कम पानी के चक्कर में मेटाबॉलिज्म इतनी स्लो हो जाती है कि कई वर्षों तक ऐसे ही निष्क्रिय पड़े रहते हैं सुप्ता अवस्था में। सुप्ता अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। और हमने देखा है जैसे ही कोई बीज मॉइस्ट सॉइल में पड़ता है, जैसे ही खेत में पर्याप्त नमी हो, तो तुम भी जानते हो नमी होने से दो फायदे हैं। एक तो अंदर पानी जाता है, प्रेशर बढ़ता है, सीड कोट क्रैक हो जाती है, मुलायम से सीडलिंग को बाहर आना आसान हो जाता है। दूसरी बात, जब पानी अंदर जाता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाती है। दिन दुगना रात चौगुना सेल डिवीजन होने लगता है और देखते देखते चिंटू निकल के बाहर आ जाते हैं। और कहानी को कहते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? तो सीड जर्मिनेशन के लिए हमें पहले ये बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। सबसे पहला फैक्टर यही है, क्योंकि अंदर पानी नहीं जाएगा तो मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगी और साथ साथ सीड कोट भी क्रैक नहीं होगी। नंबर 2, ये जिंदा लोग होते हैं, उन्हीं में ग्रोथ होती है। तो जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 सूटेबल टेम्परेचर, पहले नंबर पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। ये सब फैक्टर अवेलेबल हो जाए तो हो सकता है सीड जर्मिनेट भी कर जाए। पता तुम्हें, कई बार सीड मान लो किसी पौधे से टपका, अब वो डिस्पर्स होने के बाद जमीन पर पड़ा या किसी गोदाम में रखा, मगर कितने दिन तक रखा जा सकता है, इसको कहते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड। क्या कहते हैं? कोई भी सीड आखिर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, कितने दिन तक वायबल रह सकता है, तो उसको कहते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड। और बताते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड जो होती है वो ग्रेट वेरिएशन दर्शाती है। जो फ्यू ऐसे प्लांट स्पीसीज होती हैं जिनमें फ्यू मंथ तक बीज जिंदा रह सकता है, मगर ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में मैनी ईयर्स तक जिंदा रह सकती हैं, मैनी ईयर्स, फ्यू ईयर्स। और साथ साथ बताते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें थाउजेंड्स ईयर तक सीड जिंदा रह सकते हैं। कोई ल्यूपिन का नाम सुना है क्या? किसका नाम सुना है? ल्यूपिन का नाम सुना? साइंटिफिक नेम बताओ क्या है? ल्यूपिनस कार्कस। तो ये ल्यूपिन का जो सीड होता है, फिर से बताओ, सीड अगर डिस्पर्स हो गया, फ्रूट से बिखर गया, तो कितने दिन जिंदा रह सकता है? जितने दिन जिंदा रहता है इसी को कहते हैं उसकी वायबिलिटी। क्या कहते हैं? क्या ये फ्यू ईयर्स की हो सकती है, मैनी ईयर्स की हो सकती है, 1000 के नंबर तक, हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं? लॉन्गेस्ट वायबल सीड, कोई एग्जाम्पल होता है ल्यूपिन। लॉन्गेस्ट वायबल सीड बताती है दसियों हजार साल तक जिंदा बना रहता है। तो लॉन्गेस्ट वायबल सीड किसका होता है? यही। इसी तरह अगर तुमने कभी पृथ्वी देखी हो और पृथ्वी पर तुमने नॉर्थ पोल देखा हो, साउथ पोल देखा हो, ऊपर खूब बर्फ जमी रहती है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? आर्कटिक रीजन। नीचे जहां बर्फ जमी रहती है क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रीजन। भूमध्य रेखा याद आई? जब भूमध्य रेखा पढ़ोगे तो यहीं कहीं तुम्हें तमाम ऐसे ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन सब पढ़ाए जाते हैं, ठीक। और साथ साथ यहाँ कोई एक रीजन पढ़ाया जाता है जिसको टुंड्रा और टैगा कहते हैं, सुना? तो यहाँ आर्कटिक रीजन के पास का जो टुंड्रा वाला इलाका है, यहाँ पर बताते हैं, बोलो ना, किसी समझ गए? किंग किसके महल के पास खुदाई हुई? किंग हेरोड। और वहां कोई मिले हैं ये सीड्स, कितने बरस पुराने हैं? 2000 साल पुराने। कितने साल पुराने? तो क्या सीड हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं?
2000 साल तक सीड किसका जिंदा रहा? डेट पाम। किसका? डेट पाम। क्या खजूर को कहते हैं क्या? फोइनिक्स को कहते हैं क्या? कितने साल पुराना मिला? 2000 साल। जब पुरातत्व विभाग ने महल के आसपास खुदाई की तो वहां 2000 साल पुराना सीड मिला। किस चीज का? डेट पाम का। दसियों हजार साल पुराना सीड है और वो जिंदा भी है। किसका? ल्यूपिन का। किसका? ल्यूपिन का ना। तो इस तरह से सीड कितने दिन जिंदा रहते हैं? तो फिर से बताना, डिस्पर्सल हुआ या तो डॉर्मेंसी में जा सकते हैं या जर्मिनेट कर सकते हैं जर्मिनेशन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, एक एक फ्रूट के अंदर हमें बताओ सीड का नंबर कितना होता है? ज्यादातर देखें, क्या एक सीड के अंदर एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड हो सकता है? आम फोड़ो, कितनी गुठली निकलती है? एक। तो एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड होता है। तुम ये मत कंफ्यूज होना कि सर वहां तो ये लिखा था एनसीईआरटी में कि मैंगो प्लांट में सिंगल ओव्यूल होता है। अरे भाई, जो आज ओव्यूल है वही तो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंगो हो और चाहे हम कहें फैमिली एस्ट्रेसी हो, जिनमें बेसल प्लेसेंटेशन होता पहले पढ़ाया जाता था, वो हमेशा सिंगल सीडेड होते थे। अच्छा हम तुम्हें बताएं, मैनी हो सकते हैं। क्या वाटरमेलन खाया कभी? तरबूज में एक काला काला बीज निकलता है, मैनी निकलते हैं। पपीता में एक बीज निकलता है, मैनी निकलते हैं। ऑर्किड्स में एक निकलता है, मैनी निकलते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ चाहे तुमने अभी बताया था वाटरमेलन हो और चाहे यहाँ पपाया हो और चाहे यहाँ ऑर्किड्स हो, सभी में बहुत बहुत सीड होते हैं। लेकिन नंबर में जो ऑर्किड्स होते हैं इनमें सैकड़ा में बीज नहीं होते, हजार के ऑर्डर में होते हैं, थाउजेंड्स के नंबर होते हैं। ऐसे ही एक और पैरासिटिक प्लांट है, ओरोबैंकी उसका नाम है। क्या नाम है? ऐसा ही एक और पैरासिटिक प्लांट है, स्ट्राइगा उसका नाम है। कभी तुम बरगद की जो फल होता है, फाइकस प्लांट होता है, उसकी भी हमारे यहाँ पकड़िया पकड़िया कहते हैं। गूलर जैसे देखो उनको फोड़ो, उनके अंदर भी बहुत सारे बीज निकलते हैं। तो ओवरऑल एक बरगद के पौधे पे तो बिलियंस तक सीड बनते हैं। कितने बनते हैं? सीड बनते। याद आया? तो क्या याद आया? वही जो याद दिलाया। फिर से एक बार धैर्य से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में बदल गई? किस में बदल गई? फ्रूट में। एक्चुअली वैज्ञानिकों ने क्या देखा था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां ओवरी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। एक बार उन्होंने ये नाटक करके देखा, और जैसे ही ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, यहां दीवार में जो ओवरी बाल की सेल्स होती है उनमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। नतीजा ये फल में गूदेदार फल में बदल जाती है। एक बार मजा तो तब आया जब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ग्रोथ हार्मोन या जिबर्लिन से भीगी हुई रुई रख दी, केवल पॉलिन ग्रेन नहीं आने दिया, सिर्फ रुई रख दी। ओवरी कंफ्यूज हो गई कि सांस कहां से ले और सांस कहां से ले। ओवरी कंफ्यूज हो गई, सेल डिवीजन चालू हो गया और ओवरी बदल गई किसमें? फ्रूट में। जरा सोच बताओ, ये जो फ्रूट बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बिफोर फर्टिलाइजेशन? विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन बन गया। तो अगर तुम्हें पार्थिनोजेनेसिस करनी है तो तुम गब्बर सिंह छिड़क दो और जिबर्लिन छिड़क दो या ग्रोथ हार्मोन की से भीगी हुई रुई रख दो, अपने आप ओवरी बदल जाती फ्रूट में। फ्रूट ड्राई होते हैं कि सकुलेंट, मतलब फ्लेसी? ड्राई की फ्लेसी है? सिंगल सीडेड की मैनी सीडेड? पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ओरोबैंकी, स्ट्राइगा, बरगद। अच्छा, फिर सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस में नंबर 1 मॉइस्चर, नंबर 1 सबसे जरूरी। क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता है? क्या सूटेबल टेम्परेचर की आवश्यकता है? क्योंकि टेम्परेचर के प्रति बड़े सेंसिटिव होते एंजाइम, और एंजाइम आवश्यक होते मेटाबॉलिज्म के लिए। फिर से बताना, ल्यूपिन का दूसरा नाम? ल्यूपिनस आर्क्टिकस। अच्छा, किंग डेट पाम याद आया? 2000 साल याद आई? 10,000 साल याद आई? लॉन्गेस्ट बाइबल सीड है इसका? अच्छा ये बताओ, फ्रूट में तुम्हें याद आ गया, ट्रू फ्रूट कहां से बनते हैं? ओवरी से। राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। अदर देन ओवरी बने तो फॉल्स। एप्पल याद आया? कैज्यू नट याद आया? स्ट्रॉबेरी याद आई?
ज्यादातर ये थैलेमस से बनते ना, ज्यादातर ये थैलेमस से बनते। तो इस तरह से हम तुम्हें जो कुछ 2 हेडिंग छोटी मोटी बची थी वो पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं इंसान के ऊपर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? अच्छा, हमें एक बात बताओ कि हम ही लोग इंसान है, बोला नहीं, हम लोग यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? अरे बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हैं। तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें बा ना ना ना, हम सिर्फ पिता हैं, माता किसी की नहीं। हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं बाइसेक्सुअल? हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं। और यूनिसेक्सुअलिटी की तो बात छोड़ो, दूर से देख के बता सकते हैं। बेटा हमारी तरफ देखो, दूर से देख के बता सकते हैं फला फला शेर है, फला फला शेरनी, फला फला मोर है, फला फला मोरनी, फला फला चिड़िया है, फला फला चिरौटा। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दूर से देख के बता दे कि कौन मेल कौन फीमेल, तो जिन करेक्टर को देख के बताया जाता है उन्हीं को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। क्या कहते हैं? तो हम तुम्हें जब भी पढ़ाएंगे तो एक तरफ ये पढ़ाएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, और फिर हम तुम्हें ये पढ़ाएंगे कि वो अंग कैसे काम करते हैं। अब बोलना नहीं भाई, सुनो, हम तुम्हें एक बार यहां तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोगों में अलग होते हैं, और फिर तुम्हें पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं और मेल फीमेल अलग अलग शरीर में अंग होते हैं। जब हम तुम्हें ये चचा बतौले के सारा इंजन पढ़ा देंगे, जब हम तुम्हें आंटी जी के बारे में सब समझा देंगे, तब हम बताएंगे कि अब हमारा फिजियोलॉजी, ये अंग काम कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य होगा कि चचा के अंदर जूजू बने और चाची के अंदर जूजू। गैमेट्स के बनने को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? और जब चचा के अंदर स्पर्म बन जाएंगे तो हम चाहेंगे कि ये स्पर्म किसी तरह यहां आ जाए, ओवा के पास आ जाए। तो हमें इस स्पर्म को आंटी जी के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट करना पड़ेगा। जितने एनिमल्स होते हैं इनमें ट्रांसफर ऑफ गैमीट पानी द्वारा मोस्टली नहीं होता है, इनमें पॉलिनेशन द्वारा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, 2 लोग गले मिलते हैं, होली मुबारक, ईद मुबारक, बाकी समझदार को इशारा काफी है कि नहीं? बोलो। 2 लोग गले मिलते हैं और हमने कहा उसी समय क्या होता है, मेल बॉडी से सीमेन के रूप में स्पर्म निकल के फीमेल बॉडी में चले जाते हैं और इसी को कहते हैं कपुलेशन। और कपुलेशन के दौरान होता है इंसेमिनेशन। क्या नाम होता है? फिर जब स्पर्म यहाँ आ ही जाता है तो स्पर्म ओवा का फ्यूजन होता है और फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस तरह से देखा जाए रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर यही खत्म हो जाता। लेकिन तुमने एक चौथी हेडिंग भी सुनी थी और जिसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। जब यहाँ जाइगोट बन जाएगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस के भी कई स्टेप आएंगे। पहले ये मारुला में बदलेगा, फिर ब्लास्टुला में बदलेगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला स्टेज, क्योंकि ये ब्लास्टुला स्टेज ही होती है जो यूट्रस की दीवार में आके चिपक जाता है। ऐसा लगता है हमने भविष्य का बच्चा चिपका दिया, भविष्य का पौधा चिपका दिया, प्लांट चिपका दिया, वो भी बॉडी के इन अंदर। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद दैट ऑफ यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? और जिस दिन से इम्प्लांटेशन हो जाता है इसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होंगे, 9 महीने लग जाएंगे पूरे बच्चे को बनने में। तो हम तुमसे कहेंगे, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? गैस्टेशन। क्या कहेंगे? गैस्टेशन। और इसके बाद जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो यहाँ चिंटू बाहर आ जाएंगे, इसको चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन। चाइल्ड बर्थ या हम लोग यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल? अरे यूनिसेक्सुअलिटी की बात छोड़ो, हम लोगों के शरीर की बनावट मार्फोलॉजी अलग अलग है। पुरुष अलग प्रकार के, महिलाएं अलग प्रकार की दिखती हैं। अच्छा बताना, दाढ़ी मूंछ किसके होती है? किसके? पुरुष के। तो अलग अलग सेक्स ऑर्गन वालों की मार्फोलॉजी अलग अलग होती है। अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हें जब सारे अंग पढ़ा देंगे, इसका फिजियोलॉजी का पहला स्टेप क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। नंबर 2 गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा? कपुलेशन एंड इंसेमिनेशन। तीसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन। चौथा स्टेप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस ना। एम्ब्रियोजेनेसिस में भी सबसे पहला उद्देश्य होगा डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला स्टेज। फिर ब्लास्टुला चिपकाएंगे कहां? यूट्रस की दीवार। इम्प्लांटेशन। जिस दिन से इम्प्लांटेशन हो जाता उसी दिन से गर्भावस्था शुरू हो जाती है। गर्भावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं गैस्टेशन। क्या कहते हैं? और 9 महीने बाद चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, उसको कहेंगे पार्चुरेशन। क्या कहेंगे? पता तुम्हें ये जो सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं
ये पुरुषों में और महिलाओं में खास अंतर दर्शाते हैं। जैसे हम लोगों में, पुरुषों में समझ पाए? बोल दे जैसे बोला करते थे। पुरुषों में पहले तो इंजन स्टार्ट नहीं होता, और एक बार अगर इंजन स्टार्ट हो गया नॉन स्टॉप आखिरी सांस तक। मतलब ये है कि हम लोगों में पहले तो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होती, और अगर 16 साल की उम्र पर स्टार्ट हो गई तो आखिरी सांस तक चलती रहती है। महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिलाओं में 13 साल की उम्र पे अगर oogenesis ओवा बनना शुरू भी हो जाए तो बीच में रुक जाता है। तो इनमें और हम लोगों में आखिरी सांस तक स्पर्म बनते रहते हैं। महिलाओं में 50 साल के बाद ओवा नहीं बनते, इसलिए मम्मी बनने की क्षमता खत्म हो जाती। पुरुष जो है आखिरी सांस तक पापा बन सकता है। क्या बन सकता है? माना जाता है बायोलॉजिकली पुरुष कभी बुजुर्ग नहीं होता है। तभी तुमने ऐसा गाना सुना होगा, ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं अभी हूं मैं जवां, ऐसा सुना? क्योंकि पुरुष जवां होता है आखिरी सांस तक, और महिलाएं मिस पटाखा। तो हमने तुमसे कहा ये फिजियोलॉजी फिर बताओ किसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है? मेल में। ये फिजियोलॉजी कब शुरू होती है? एज ऑफ प्यूबर्टी पे, यौवना अवस्था पर। यौवना अवस्था हम तुम्हें बताएंगे कि अलग बात है कि लड़कों में यौवना अवस्था आती है, ये रेंज है 11, 13 और 16। लड़कियों में मम्मी बनने की क्षमता आ जाती 11 से 13 साल के बीच, और लड़कों में आती है 13 साल से 16 के बीच। तो एज ऑफ प्यूबर्टी पर ये सारी फिजियोलॉजी शुरू होती है। चलो हम तुम्हें बच्चा एक एक करके सारे अंग पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक? और जब हम तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, अभी ऐसा लगता है हमने यूरिनरी ब्लैडर बनाया। इसी यूरिनरी ब्लैडर से एक मस्कुलर पाइप निकलता है। इस मस्कुलर पाइप को यूरेथ्रा कहते हैं। जो ट्यूबुलर ट्यूब निकलती है, जो किसी मस्कुलर स्ट्रक्चर के थ्रू बॉडी के बाहर खुलती है। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को बताएंगे पेनिस अर्थात मेल कपलेटरी ऑर्गन कहते हैं। इसी पेनिस के चारों तरफ एक पाउच ऑफ स्किन होता है। इस पाउच ऑफ स्किन को स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम के अंदर हम लोगों में अंडाकार से कोई अंग रखे होते हैं, और इन्हीं अंडाकार से अंग को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अर्थात टेस्टिस कहते हैं। इसी टेस्टिस के पीछे साइड से, इसी टेस्टिस के पीछे साइड से, चूंकि पीछे से डायग्राम बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए हो सकता है हम डायग्राम में साइड में बना दें, ठीक? यहां से एक लंबी सी ट्यूब निकलती, एक लंबी सी ट्यूब निकलती, और वो ट्यूब ऐसे होती हुई सीधी होके चली जाती है एब्डोमेन में। कहां चली जाती है? एब्डोमेन। इधर क्या होता है कि हम तुम्हें बताएंगे, हम लोगों में पेशाब बनाने के लिए दो कुछ होते हैं, सेम के बीज के आकार के, किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, ये क्या होता है? जो ये लंबी सी ट्यूब निकलती है, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? और जब ये सीधी होके एब्डोमेन में चली जाती है तो इसको कहते हैं बास डिफरेंस। ये बास डिफरेंस अपनी अपनी साइड के यूरेटर के चारों तरफ लूप अर्थात फंदा बनाती हुई आके खुलती है। यहाँ पर कहां पर खुलती है? एट द बेस ऑफ ये वाला पाइप, एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा, और यहां पर आके ऐसे खुलती है। दोनों साइड से अपनी अपनी पहले निकली बास डिफरेंस हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स होती हैं, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर चिपकी होती हैं, फिर ये स्ट्रेट होके चली जाती है एब्डोमेन में ऊपर की तरफ, तब इसको बास डिफरेंस कहने लगते हैं। और जब ये लूप बनाती हुई खुलती आके कहां? यही यूरेथ्रा के बेस पर। कहां खुलती है? ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इससे निकले इस पाइप को कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। और जहां पर ये तीनों का मिलन होता है, हम तुम्हें बोलेंगे यहीं पर हम लोगों में उल्टी नाशपाती जैसी दिखने वाली एक कोई ग्लैंड पाई जाती है, जिसका नाम अभी बताएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? जो ये पेनिस होता है, इसके बेस पर भी हम लोगों में एक जोड़ी ऐसे ग्लैंड पाई जाती है, और इस ग्लैंड को हम कुछ बताएंगे जिसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? और ये मेन कपलेटरी ऑर्गन किसको कहते हैं? पेनिस। इसके दरवाजे पर एक ओपनिंग होती है जिसका नाम है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। एक्सटर्नल यूरिनरी मीटस कह दो, चाहे सिंपली यूरिनरी ओरिफिस कह दो, या पूरा नाम बोल दो एक्सटर्नल यूरिनरी मीटस। तो फिर से बताते हैं
कि इतने सारे अंग होते हैं हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जरा एक बार फिर से बताते हैं, गौर से देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो संतान प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक अंग है इतने में से, वो कौन सा है? टेस्टिस है कि पेनिस है? तो हमने तुम्हें बताया कि अपने लक्षणों वाली संतान प्राप्त करने के लिए पेनिस का होना आवश्यक नहीं है, टेस्टिस का होना जरूरी। ऐसे समझो, मान लो जिस इंसान का हमने डायग्राम बनाया और वो फौज में था और दुश्मन ने बम चलाया और बम थाई पर टकराया, पेनिस मान लो डैमेज हो गया। ए दैया, बोले सर इतनी दर्दनाक कहानी मत सुनाओ। तो ये बताओ, और अरे पहले मजा पूरा लो, लेकिन हमें बोलने दो। अब सोचो, बाद में पता चला ये तो बड़ा जाबाज सैनिक था, एक इंसान 10-10 को गोली मार रहा था। देश चाहता ऐसे जाबाज सैनिक सेना में बरसों बरस रहे हैं। बताओ अब इनको अपने लक्षणों वाली संतान मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मदुराज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और इनकी जो है पत्नी के फैलोपियन ट्यूब से निकालेंगे ओवा, इनके टेस्टिस या एपिडर्मिस निकालेंगे स्पर्म, और यही टेस्ट ट्यूब में करा लेंगे चाऊ माऊ, और हो गया फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट को इनकी पत्नी के फैलोपियन ट्यूब में दोबारा पहुंचा दो, झमाझम इनके लक्षणों वाली संतान मिल जाएगी। कोई समझा? जरा उल्टा सोचो, जिस इंसान का डायग्राम बनाया, मान लो उसका पेनिस टनाटन था। टनाटन कैसा होता है? इधर समझो, इधर सुनो। मान लो पेनिस में कोई दिक्कत नहीं, इधर सुनो, इधर सुनो। लेकिन पता चला कि बचपने में, इधर सुनो, बचपन में ही दोनों, अरे बोलने दो, बचपन में ही, अरे बोलने दो, हमने कहा मजा पूरा तो बोलने दो, लेकिन नहीं तो पढ़ाई रुक जाएगी। अब उल्टा सोचो कि मान लो ये कोई इंसान है, बचपन में ही इसके दोनों टेस्टिस काट हटा दिए, बाद में ये सेना में भर्ती हुआ, पता चला बड़ा जाबाज सैनिक है। मोदी जी चाहते हैं ऐसे जाबाज सैनिक बरसों बरस सेना में रहें। क्या इनके लक्षणों वाली संतान अब मिल पाएगी? नहीं। तो संतान प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है टेस्टिस या पेनिस। अभी तुम्हें बता रहे कहे टेस्टिस भाड़ में जाए, हो गया तुम्हारा कल्याण। हम तो बताएंगे टेस्टिस अति आवश्यक है। अगर टेस्टिस नहीं है तो स्पर्म कहां से लाओगे ना? तो इसलिए हम तुम्हें, अब सुनो भाई, अब शांत तो बोलने दो, स्पीड बढ़ा दो। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि, अरे बोले दो, शांत शांत बोले दो। इसलिए इतने सारे अंगों में जो सबसे नेसेसरी, सबसे आवश्यक, जिसको प्राथमिक वरीयता दे, तो इसलिए हम कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोगों में कहलाते हैं कौन? टेस्टिस। कौन कहलाते हैं? टेस्टिस। बाकी के जितने अंग हैं, चाहे वो एपिडिडाइमिस ही क्यों ना हो, बास डिफरेंस ही क्यों ना हो, और यहां तक कि पेनिस ही क्यों ना हो, ये सब रिप्रोडक्शन में, संतान प्राप्त करने में सहायक है। अगर पेनिस है तो फीमेल बॉडी में स्पर्म पहुंचाना आसान होता है, इंसेमिनेट करना आसान होता है, इसलिए ये आवश्यक नहीं, सहायक है। इसको नेसेसरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं और इनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहें, और या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहें। तो हमने तुम्हें बताया कि टेस्टिस होता है। हम तुम्हें एक बात बताएं, जब हम डॉक्टर एमबीबीएस कर रहे थे, कई मरीज ऐसे आते हैं, डॉक्टर साहब पत्नी लेके आए, तो उनसे ये पूछा जाता है कितने बच्चे पहले से? बोले 2 बच्चे टनाटन पहले से हैं। तो हम लोग समझाते थे कि ऐसा करो, नसबंदी करवा लो, जिससे अनवांटेड बच्चे पैदा ना हो। आदमी तैयार भी हो जाता था, नसबंदी भी करवा ली और उसने धागे से बांधवा दिया। तुम भी जानते हो सरकारी अस्पताल कई बार धागा ऐसी लापरवाही, गांठें बांधना भूल गए, कई बार ये ट्यूब काटी जाती है, इसे मोड़ दी जाती है, धागा से बांध दी जाती, ठीक है। और मान लो कोई बेवकूफ टाइप के डॉक्टर ने लापरवाही में ऐसे धागा लपेट दिया, गांठ बनाना भूल गया, ये धागा खुल जाता था, ट्यूब फिर से जुड़ जाती थी। मरीज से कह देते थे अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 साल बाद आता था दे दनादन विकेट, मरीज आता था तो मरीज कहता था डॉक्टर साहब आपने कहा था फालतू बच्चे नहीं होंगे, यहाँ तो विकेट पे विकेट आउट हो रहा। तो हम तुम्हें बताएं, जब हम पढ़ते थे मेरे मन में ऐसा ख्याल आता था कि वैसेक्टमी करते ही क्यों, इतना रिस्क है, फालतू बच्चे पैदा हो सकते हैं, वैसेक्टमी करते ही क्यों ना, टेस्टिस से काट हटा दिए जाए, ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी ना, रिस्क ही नहीं है। लेकिन हम तुम्हें बताएं कि हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो केवल और केवल स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो एक काम और करते, कौन सा? हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन
खासतौर से हम तुम्हें दिखाएंगे कि टेस्टोस्टेरोन मर्दानगी वाला हार्मोन होता है। अगर ये हार्मोन हम लोगों में निकलना बंद हो जाए तो हम लोग पुरुष पुरुष जैसे नहीं रहेंगे, मुंह लटकाए हमेशा आलस भरे रहेंगे, महापुरुष हो जाएंगे। अच्छा आप पढ़ाने दो भाई, मजा नहीं आ रहा, तुम स्पीड स्लो हो रही, बोल रही ज्यादा। ठीक, तो हम बताओ इतने सारे अंगों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन? टेस्टिस। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कि नेसेसरी सेक्स ऑर्गन? ये संतान, टेस्टिस संतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सहायक है? आवश्यक है। बाकी जितने अंग है वो सब सहायक है। तो जो सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उनमें तुम्हें अभी हम दिखाएंगे, एक का नाम बताएंगे रीटी टेस्टिस, वो इस डायग्राम में नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा। फिर हम तुम्हें बताएंगे एपिडिडाइमिस, फिर बताएंगे बास डिफरेंस, फिर हम तुम्हें बताएंगे हालांकि यूरेथ्रा नहीं बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद बताएंगे हम तुम्हें पेनिस। बताओ क्या बताएंगे? अच्छा ये बताओ कपलेट, मेल कपलेटरी ऑर्गन किसको कहेंगे? मेल। साथ ही साथ हम तुम्हें तमाम ग्लैंड्स बताएंगे। ग्लैंड्स में नंबर 1 प्रोस्टेट, नंबर 2 एक बात और बताएं, जब ये बास डिफरेंस आके खुलती है वहीं पर जहां पर आके खुलती है, यहां पर एक और हम लोगों में ग्लैंड पाई जाती है। हालांकि इसको कहते थे शुक्राशय। क्या कहते थे? सेमाइनल वेसिकल को हिंदी में कहते हैं शुक्राशय, अर्थात शुक्राणुओं का आशियाना, अर्थात स्पर्म का घर। इसलिए इनका फंक्शन हुआ करता था स्टोरेज ऑफ स्पर्म। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि हम लोगों में ये एपिडिडाइमिस बहुत लंबी होती है, स्पर्म यही स्टोर कर लिए जाते हैं। अब यहां भी स्टोर करो, यहां भी स्टोर करो, बाहर कब निकलेंगे? अगले जन्म में। इसलिए हम लोगों में भगवान ने इन सेमाइनल वेसिकल से कहा कि बेटा तुम स्पर्म को स्टोर मत करो, तुम ऐसा करो फ्लूइड सिक्रीट करना शुरू कर दो। और जो अंग फ्लूइड सिक्रीट करता है सदा ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोगों में सेमाइनल वेसिकल अर्थात शुक्राशय शुक्राणुओं को स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लैंड में। एक एक करके सारी चीजें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं तुम्हें ये पाउच ऑफ स्किन, क्या नाम था उनका? स्क्रोटम। क्या नाम था? स्क्रोटम जो होते हैं, तुम्हें जानते हो स्क्रोटम जो होता है वो पाउच ऑफ स्किन था। ऐसे समझो ये है हमारा एब्डोमेन और ये है हमारी बीच में रीढ़ की हड्डी। और हमने तुम्हें बोला कि इसी में क्या होता है, हमारी जो बॉडी वॉल होती है इसी में ऐसा लगता है उंगली धसा दी जाती है, जिससे ऐसे पाउच ऑफ स्किन बन जाते हैं और इन्हीं पाउच ऑफ स्किन के अंदर रखे रहते हैं। टेस्टिस हमारे बनते तो यही हैं, लेकिन जब हम मम्मी के पेट में बन रहे होते हैं तो वो इसी कैनाल से होते हुए, इस कैनाल जिसको कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल, क्या कहते हैं? इंग्वाइनल कैनाल से टेस्टिस होते होते खिसक के यहाँ आ जाते। कहाँ आ जाते? तो हम लोगों में टेस्टिस होते बनते तो एब्डोमेन में, डिसेंड होके आ जाते हैं, डिसेंड होके आ जाते हैं एब्डोमेन के अंदर, यहाँ स्क्रोटल सैक के अंदर। कहाँ आ जाते हैं? स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। स्क्रोटम, अरे तैया कभी कभी ऐसा रुला लेता है बोर्ड, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। अभी बता रहा है। तो ऐसा भगवान ने क्यों किया? फिर से बताओ। इस कैविटी का नाम क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? पाउच ऑफ स्किन। इनके अंदर की कैविटी को क्या कहोगे? स्क्रोटल कैविटी। क्या कहोगे? तो हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में खिसक के अवरोहण करके डिसेंड होके यहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हें पता ऐसा ईश्वर ने क्यों किया? क्योंकि हम लोग हैं वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड का ये कतई मतलब नहीं होता है कि हमारा खून खौला। गांव में लोग कह देते हैं भाई जवान है, गर्म खून है। सोचो गर्म खून होता तो अब तक किडनी उबल गए होते, है कि नहीं? गर्म खून का, वार्म ब्लडेड का ये कतई मतलब नहीं होता खून गर्म। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है साल के 12 महीने। खैर हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है इतने डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात एक ही है, ठीक? बताते इतने हाई टेम्परेचर पर जो है इस टेस्टिस फंक्शनल नहीं हो पाते, इनके अंदर स्पर्म नहीं बन पाते, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। तो भगवान ने सोचा टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम करना चाहते थे। कितना? 2 से 2.5 डिग्री कम करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि बॉडी के बाहर अगर कर दिए जाएं, अर्थात बॉडी के बाहर स्किन के पाउच में लटका दिए जाएं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए जितने बॉयज स्टूडेंट हैं स्पेशली जानते होंगे कि गर्मियों में जब बाहर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो स्क्रोटल पाउच जो होते हैं बॉडी से काफी दूर लटक रहे होते हैं, और जब बाहर सर्दियां आती हैं तो बाहर टेम्परेचर लो हो जाता है। उन दिनों में स्क्रोटम की स्किन अपने आप बॉडी के पार्ट आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ना बहुत ज्यादा लो हो जाए ना बहुत ज्यादा हाई हो जाए। तो
स्क्रोटम का काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ये बॉडी की तुलना में कितना कम कर देते हैं? 2 से 2.5 डिग्री। क्यों कर देते हैं? क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तुम भी जानते हो कि हमारे जो बुजुर्ग थे धोती पहनते थे, नतीजा इधर से हवा घुसती थी, इधर से आर पार निकल आ जाती थी, कूलिंग इफेक्ट होता था, कूलिंग इफेक्ट। नतीजा इतने झमाझम स्पर्मेटोजेनेसिस होती थी कि अपने बाबा से पूछो, बाबा आपके कितनी औलादें थी? तो बेटा थोड़ा टाइम दो, पहले गिन ले। 1 दर्जन बच्चे पहले पैदा होते थे और हम लोगों ने जीन्स पहनना शुरू कर दिया, मामला हो गया टाइट। टेस्टिस हमेशा बॉडी के नजदीक रहते हैं, नतीजा अब शादी के बाद एक भी बच्चा पैदा इतनी आसानी से नहीं हो रहा। पता तुम्हें, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है ये जीन्स का पहनना। इसलिए हम लोग के जो बुजुर्ग थे पटरा वाला पहनते थे। पटरा वाला जानते हो? ये नाले, और उसकी मोड़ी भी जेट चौड़ी होती थी। कई बार कनखजूर याद आया? मजाक नहीं, बहुत ही सीरियस बात है। मेरे आंखों के सामने एक बात है, हम जब ओपीडी में थे, एक मरीज आया, बोला डॉक्टर साहब शादी के 2 साल हो गए, संतान सुख नहीं मिल रहा। तुम्हारी तरह ऐसे ही डॉक्टर जो प्रोफेसर बैठते मुस्कुराए और उन्होंने दवा देते, कोई दवाई देते उससे पहले ये कहा, भाई साहब ये जीन्स पहनना बंद कर दो। क्या बंद कर दो? सबसे पहला तो यही प्रिकॉशन किया जाता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट पैदा हो, स्पर्म खूब बनेंगे, तब तो संतान मिलेगी। तो फिर से बोलो, स्क्रोटम पाउच ऑफ स्किन है। और 2 स्क्रोटल से, एक स्क्रोटम होता है, उसके 2 पाउच अर्थात 2 स्क्रोटल साइड होते हैं। अच्छा ये बताओ, इंग्वाइनल कैनाल याद आई? एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटल कैविटी से जोड़ने वाली नाली को इंग्वाइनल कैनाल। पक्का? अच्छा ये बताओ, स्क्रोटम से कितना टेम्परेचर कम हो जाता है? 2 से। और हम तुम्हें एक बात बताएं कि जो भी अंग यहाँ एब्डोमेन में होते हैं, जैसे तुमने कभी फांसी लगाई हो तो हम लोग रस्सी किधर बांधते हैं? ऊपर पंखा से, जमीन में खूंटा से? लटकना है, फांसी लगानी है, रस्सी किधर बांधोगे? ऊपर की नीचे? ऊपर वाली दीवार से, पंखा से ना। तो हम तुम्हें बताएं, सारे जानवर 4 व्हीलर से चलते हैं, सारे जानवर चौपाहे होते हैं, तो एब्डोमेन में जितने अंग होते हैं ये अंदर अंदर सब पीठ की दीवार से लटकते रहते हैं। रूमाल है किसी के पास? अंदर अंदर सब पीठ की दीवार से लटकते रहते हैं। रूमाल देना फटाफट। जैसे मान लो ये कोई अंग है जिसका नाम इंटेस्टाइन है मान लो, तो सारे अंग ऐसे उनके ऊपर डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है और जिसकी मदद से ये बॉडी के अंदर अंदर ऐसे पीठ से लटकते रहते हैं, जिससे कोई अंग किसी के ऊपर वजन नहीं डालता, कोई अंग किसी के ऊपर वजन नहीं डालता। तो जो टेस्टिस मरा पड़े, कहां मर गया? तो जो टेस्टिस थे ये भी यही कहीं पीठ की दीवार से ऐसे जुड़े रहते होंगे और जुड़े रहते होंगे और जुड़े रहते होंगे और जुड़े रहते होंगे और यहां से ऐसे जुड़े रहते होंगे टेस्टिस। हम तुम्हें एक बात बताएं, जितने अंग जिंदा होते हैं सबको ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज ऑक्सीजन देने जाती है आर्टरी, तो प्रत्येक जिंदा अंग से एक आर्टरी का कनेक्शन होता है। यहां से CO2 रिच ब्लड को वापस लाने के लिए प्रत्येक अंग से एक वेन का कनेक्शन होता है। दर्द वगैरह की सूचना ब्रेन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक अंग से एक नर्व का संबंध होता है। अगर इसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है जैसे स्पर्म, तो उस स्पर्म को बाहर लाने के लिए यहां पर वास डिफरेंस होती है। तो आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स और वास डिफरेंस, यहां 5 पाइप जुड़े होते हैं टेस्टिस से, लेकिन यहां महसूस नहीं होते क्योंकि ये 5 पाइप इस फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर में, पेन देना, मान लो ये है वास डिफरेंस, मान लो ये है वेन, मान लो ये है नर्व, ऐसे 5 पाइप होते हैं और चारों तरफ इनके फाइब्रोमस्कुलर सीथ लिपटी रहती है। तो वास्तव में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर महसूस होती है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर महसूस होती है। इसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। क्या कहते हैं? तो स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर, इस पूरी स्पर्मेटिक कार्ड को स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं। और स्पर्मेटिक कार्ड में कितनी चीजें होती हैं? आर्टरी अंदर बंद है, अंदर क्या क्या बंद है? इस रुमाल को देना बेटा, देना फिर से पाइप, 5 पाइप देना, 5 लाल वाला पाइप देना, लाल वाला पाइप। कितने पाइप बंद है? हाँ जल्दी जल्दी हाँ, ऐसे 5 पाइप बंद होते हैं। कितने पाइप? 5। और तब मिलके पूरी जो बाहर से एक संरचना दिखती है, सामूहिक संरचना दिखती है, इस सामूहिक संरचना को कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो अंदर अंदर ऐसे स्पर्मेटिक कार्ड, एक तरफ तो स्पर्मेटिक कार्ड जुड़ी है पीठ से, डॉर्सल वाला एब्डोमेन से, और दूसरी तरफ जुड़ी है टेस्टिस के अपर पोल से। कई बार होता है डॉक्टर साहब कहते हैं नसबंदी करनी है तुम्हारी, घबराओ नहीं, छोटा चीरा लगाएंगे। सोचो डॉक्टर साहब ने मान लो ये अंदर स्पर्मेटिक कार्ड है, छोटा चीरा लगाया, हुक डाला, ऐसे बता रहे, और निकाली बाहर स्पर्मेटिक कार्ड। क्या निकाली बाहर? स्पर्मेटिक कार्ड। समझे? ब्लेड से कवरिंग काटी, अब डॉक्टर को अनुभव से पता होता है लाल वाला पाइप है आर्टरी होगा, नीला वाला पाइप है वेन होगी, पीला वाला पाइप है नर्व होगा, कलरलेस है लिम्फेटिक होगा। यही है राइट चॉइस बेबी। समझ गए? यह है बास डिफरेंस। क्या है ये? बास डिफरेंस। काटा बांधा पैक किया, जाओ घर।
समझ पाए? वैसेक्टमी कर दी जाती। क्या कर दी जाती? अच्छा, एक बात हम तुम्हें बताना चाहते हैं, एक बात तुम्हें बताना चाहते हैं कि सोचो तुमने अगर कभी पतंग उड़ाई हो और पतंग की डोरी तुम्हारे हाथ में पकड़ी हो, कई बार खांसी आती है, अब मान लो खांसी आई, जर्ग लग गया, टेस्टिस वापस है चले गए, है ना? तो भगवान इतने अकलमंद थे, उन्होंने तुम्हें नाम नहीं बताएंगे, इस टेस्टिस को लोअर पोल को भी स्क्रोटल सैक से जोड़ दिया किसी लिगामेंट की मदद से। बात समझे ना? कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनका ये दरवाजा सकरा हो जाता है, या हो सकता है फाइब्रोसिस हो गई हो, जैसे जुकाम हो जाता है, नाक बंद बंद हो जाती है, ये पैसेज भी बंद हो सकता है, तो उनके टेस्टिस खिसक के नहीं आ पाते। टेस्टिस मतलब अंदर छुपे रह जाते हैं। कोई बच्चा पैदा हो जाए, टेस्टिस बॉडी के अंदर ही छुपे रह जाए, तो क्रिप्ट माने हिडन होता है, क्रिप्ट माने हिडन होता है, तो कंडीशन को कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। और जब इसके टेस्टिस यही छुपे रह जाएंगे तो टेम्परेचर हाई रहेगा कि लो? हाई टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कि नहीं? नहीं। तो नतीजा ना स्पर्म बनेगा ना पापा बनेगा, तो बचपन जीवन में कभी ये पापा बन पाएगा? नहीं। तो ये बेकार हो गया ना, इसको तो माची छुआ दो ऐसे इंसान को। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म वाला इंसान तो इनफर्टाइल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनफर्टाइल। अच्छा, एक बात बताएं तुम्हें, इसके बाद हम तुम्हें छोड़कर बाद टेस्टिस पढ़ाने जा रहे हैं। जो टेस्टिस होते हैं, जरा सुनना, जो टेस्टिस होते हैं, समझना हो तो तुम उबला हुआ आलू देख लो। टेस्टिस समझना, उबला हुआ टेस्टिस समझना, उबला हुआ। जैसे इधर ही देखो, जैसे ये है उबला हुआ आलू, अंदर गूदा 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 भरा। किसी भी अंग को काटो, अंगक को काटो, जो द्रव्य सबसे ज्यादा मात्रा में भरा होता है उसको ग्राउंड मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे उबले हुए आलू के ऊपर छिलका होता है, वैसे यहां एक फाइब्रस कवरिंग होती। इस फाइब्रस कवरिंग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एक जगह से इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया के कोलेजन फाइबर अंदर धस जाते हैं, जिससे पूरा ग्राउंड मैट्रिक्स दो भागों में बढ़ जाता है और इस तरह से पार्टीशन बन जाती है। इसमें भी उंगली धसा दी जाती है, जगह जगह पर उंगली धसा दी जाती है, तो ऐसा लगता है उंगली धसाओ तो यहां ऐसे पाउच सब बन जाएगा, जैसे ये बन गया होगा। तो नतीजा यहां पर ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन जाते हैं। इन्हीं कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। एक टेस्टिस के अंदर इस तरह से इतने तक टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। सुनो फटाफट। तो इस तरह से हमने सबसे पहले ग्राउंड मैट्रिक्स बनाया और सबसे ये दूसरी जो छिलका बनाया, इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं? एल्बुजिनिया। सुनो, तो हम तुम्हें बताते हैं जो अंग एब्डोमेन बनता है उसके चारों तरफ हमेशा पेरिटोनियम की कवरिंग भी पाई जाती है, तो इसके चारों तरफ एक विसरल पेरिटोनियम की भी कवरिंग पाई जाती है। ये अलग बात है कि टेस्टिस को चारों तरफ से ढके नहीं होती है। इस पेरिटोनियम की कवरिंग को कहते हैं ट्यूनिका वैजाइनैलिस। क्या कहते हैं? इसके बाद हम तुम्हें बताएं भगवान ने क्या किया। भगवान ने क्या किया, एक और भी कवरिंग होती है। जैसे पान का पत्ता देखा हो, दिखने में तो एकदम पॉलीथीन जैसा पतला होता है, लेकिन खूब उसमें खून की नसें होती हैं। तो ऐसी एक कवरिंग और भी होती है जो बिल्कुल पतली पतली होती है, थिन मेम्ब्रेनस होती है, और वो यहाँ पाई जाती है। टेस्टिस के ऊपर नहीं, मीडियास्टिनम के ऊपर भी पाई जाती है, प्रत्येक लोब्यूल के ऊपर भी पाई जाती है। इसमें खूब सारी ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, अर्थात ये रिचली ब्लड सप्लाइड होती है। और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम। तो ये जो लाल वाली होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्या कहते हैं? ट्यूनिक माने कवर होता है, ट्यूनिक माने कवरिंग होता है। जैसे प्याज में लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, प्याज को ट्यूनिकेटेड बल्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ट्यूनिक। तो ट्यूनिका माने तो ट्यूनिक होता है, लेयर। कितनी लेयर बताई? 3। बीच वाली फाइब्रस लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऊपर वाली विसरल पेरिटोनियम ट्यूनिका ये, और बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम वाली को ये कहते हैं। जरा सोच बताओ, हाईली वैस्कुलर कौन सी है? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। कौन सी है? जहां खोखला सरफेस होता है वहां एपिथेलियम पाई जाती है, और ऐसी एपिथेलियम जिसका बाहरी वातावरण से संबंध हो, उससे थूक जैसा लिवलिवा फ्लूइड निकलता है, उसको म्यूकस कहते हैं। ऐसी एपिथेलियम जिसका बाहरी वातावरण संबंध ना हो, वहां पानी जैसा फ्लूइड निकलता है। तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इससे पानी जैसा फ्लूइड निकलता है, और ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए तो हाइड्रोसील कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोसील। खैर, हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं, इन्हीं जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, इन्हीं के अंदर इस तरह से ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स रखी रहती हैं, और इन्हीं ब्लाइंड ट्यूब्यूल को कहते हैं सीमेन बनाने वाली ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सीमेन बनाने वाली ट्यूब्यूल। काफी लंबी होती हैं, इसलिए ऐसे क्वाइल करके रखी जाती हैं, और एक एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 तक होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कितनी होती है? 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। साथ साथ यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, और कल कुछ इम्यूनोजेनिक सेल्स भी होती है। क्या होती है? इम्यूनोजेनिक सेल्स भी होती है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, जैसे किसी गमले में हम लोग पौधा रखने के बाद आसपास से मिट्टी भर देते हैं, वैसे ही क्या किया भगवान ने यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स भर दी, और इन सेल्स को, इस टिश्यू को कहते
हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू। और इसको बनाने वाली सेल्स को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, चाहे इंटरस्टिशियल सेल्स कह दो या सेल्स ऑफ लेविक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू। और इंटरस्टिशियल टिश्यू को बनाने वाली सेल को इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम है सेल्स ऑफ लेविक। और ये इंटरस्टिशियल सेल ही होती है जो मर्दानगी वाला हार्मोन निकलती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन वो होता है जिसको मेल सेक्स हार्मोन अर्थात मर्दानगी वाला हार्मोन कहते हैं। जिस इंसान के अंदर जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलता वो इंसान उतना उग्र होता, गुस्सैल होता। कैसा होता है? गुस्सैल होता। उसके दाढ़ी मूंछ उसनी ज्यादा निकलती है। तुमने बैल को देखा होगा, तुमने सांड को देखा होगा। जो बैल होता है उसको बचपन में आर्किटेक्टमी कर दी जाती है, नतीजा इतना सीधा हो जाता है कि दिन भर हल चलाता है और चारा खा जाता है कोई नेता। अच्छा, लालू प्रसाद मेहनत बैल कर रहा, चारा कोई और खा रहा, तो इतना सीधा होता है बैल क्योंकि उसके टेस्टोस्टेरोन नहीं होते। और सांड को देखो, उसके टेस्टिस होते, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ऐसे ही बैठा रहता हरी चौराहे पे, निकलो तो पेट है फाड़ डाले ना। तो ज्यादा उग्र कौन होता है? सांड। सीधा साधा कौन होता है? बैल। सारा बिहेवियर किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इसको क्या कहते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। इस तरह से हमने तुम सुनो सुनो सुनो, इस तरह से फिर से बताओ, एक एक कंपार्टमेंट में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 3। प्रत्येक कंपार्टमेंट में खून के पाइप होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इम्यूनोजेनिक सेल्स होती हैं। तो कोई सवाल ये पूछे कि पूरे टेस्टिस में टोटल कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, तो एक कंपार्टमेंट में 3, तो 250 कंपार्टमेंट में 750। हम तुम्हें एक बात बताएं, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसा लगता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई और इसी के ऊपर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर वाली सेल्स बचाई अर्थात ट्यूब लाइक सेल बनाई जाती है। लेकिन बीच बीच में ऐसे कुछ खंबे जैसी सेल्स बनाई जाती है। अब क्या होता है? इन्हीं सेल्स में डिवीजन होता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्म बन जाते हैं। ये जो सेल होती है, जब तक स्पर्म के पूंछ नहीं बनती है तब तक इनमें स्विमिंग करने की क्षमता नहीं आती। सोचो तुम्हें तैरना ना आओ, गंगा जी में फेंक दे, मर ही जाओगे, डूब ही जाओगे। लेकिन अगर गंगा जी में कोई भैंस का पूंछ पकड़ में आ जाए तो डूबने से बच जाओगे। भैंस एक तो तुम्हें सहारा देगी और साथ साथ भूख लगी तो भोजन भी देगी। भैंस चले हम कहां गोबर खाते? अरे बेवकूफ, गोबर नहीं देती भैंस, दूध भी देती ना। तो हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि जब तक यहाँ स्पर्म पूंछ नहीं बनती है तब तक ये जो सेल्स होती हैं ये इन्हीं से ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और सहारा देती है। तो इस सहारा देने वाली सेल को सपोर्टिंग सेल कहते हैं, भोजन देने वाली सेल को नर्स सेल कहते हैं। खंबे जैसी दिखने के चक्कर में इसको सबटेंटाकुलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सबटेंटाकुलर सेल या सपोर्टिंग सेल या नर्स सेल कहते हैं। पक्का? या इसको कहते हैं सेल ऑफ सर्टोली। और ये जो सेल होती है ये वाली, इनको स्पर्म की मम्मी कहते हैं, स्पर्म मदर सेल कहते हैं। इन्हीं में सेल डिवीजन होगा तब जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और दुनिया बनते हैं। बात समझना? इस तरह से हमने तुम्हें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बताई। पता, सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब इस तरफ आती हैं तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं और जुड़ जाती हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पर एक भूल भुलैया जैसा जाल बन जाता है। और जैसे तुमने देखा न्यूज़पेपर निकलता है, एक तरफ तालाब बना होता है, एक तरफ बतख बनी होती है और होता है कि इस बतख को तालाब तक पहुंचाओ। तो इस तरह से यहाँ ट्यूब्यूल्स का, हम चलो इनको डाट डाट कर दें, ऐसा लगता है ये पाइपलाइन का, ट्यूब्यूल्स का जाल बन जाता है। रेटिकुलम माने जाल होता है बायोलॉजी में। इस तरह से ट्यूब्यूल के बने जाल को रीटी टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टेस्टिस जब यहां से चलेंगे, जब इनमें पूंछ बन जाती है, स्विमिंग की क्षमता आ जाती है, तो ये गाना गाते हुए निकलने लगते बाहर, कर चले हम फिदा जनतन साथियों। क्या कहते हैं? कर चले हम मतलब फिदा। और समझे, जब इनमें स्विमिंग की क्षमता आती है तो ये जो ऐसे लटके थे इसको डिटैच हो जाएंगे और जब इससे डिटैच होते हैं तो डिटैच होने को स्पर्मिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल से स्पर्म के डिटैच होने को कहते हैं स्पर्मिएशन। और फिर ये स्विमिंग करते हुए आगे चलेंगे। सुनो, आगे जब चलेंगे तो हमने तुम्हें बताया बड़ी खुशी खुशी बाहर आ रहे थे, चलो बाहर की दुनिया देखने को मिलेगी। और जैसे ही यहाँ जाल में फंस गए कि इधर जाएं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं, राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं, तो उस तरह से इस जाल में फंस गए। भगवान ने क्या किया? बाहर जाने के लिए यहाँ पर कुछ रास्ते बनाए और यहाँ पर ऐसे एक दर्जन भगवान ने यहाँ पर ऐसे ट्यूब्स बना दी हैं और उन 1 दर्जन ट्यूब्स को कहते हैं कुछ बासा इफ्रेंसिया। क्या कहते हैं? बासा इफ्रेंसिया कहते हैं उन 1 दर्जन ट्यूब्स को, जिनकी मदद से ये बाहर आते हैं।
और इनकी दीवार में भगवान ने ऐसे सिलिया बना दिए। जब सिलिया फड़फड़ाते होंगे तो यहाँ का फ्लूइड निकल के बाहर आ जाता होगा, यहाँ वैक्यूम हो जाता होगा, इस खाली जगह को भरने के लिए पीछे से फ्लूइड आता होगा और उसी फ्लूइड के बहाव के साथ स्पर्म भी बाहर आ जाते हैं। एग्जिट माने बाहर जाने का रास्ता होता है, इसलिए इन ट्यूब्स का नाम होता है बासा, स्पेलिंग ई से शुरू होती है, बासा इफ्रेंसिया। क्या नाम होती है? बासा इफ्रेंसिया। जरा याद करो, हमने तुमसे ये कहा था कि प्रत्येक टेस्टिस के चारों तरफ ये लंबी सी ट्यूब चिपकी रहती है बैक साइड में ना, तो इस तरह से ये लंबी सी ट्यूब जो थी इसको अब हम थोड़ा सिंपल करके बनाने जा रहे हैं। यही है वो लंबी सी ट्यूब, और इस लंबी सी ट्यूब को कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। इसको भी पढ़ाने के लिए पहले जमाने में 3 पार्ट कर दिए जाते, छोड़ो। और जब ये एपिडिडाइमिस सीधी होके ऊपर एब्डोमेन में चली जाती थी तो इसको कहते थे बास डिफरेंस। क्या कहते थे? बास डिफरेंस। यूरेथ्रा से होती हुई बाहर निकल जाती थी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पेनिस होता है ये पुरुषों में होता है कि महिलाओं में? कंफ्यूजन है। ये पेनिस होता है किसमें? पुरुषों में, महिलाओं में? पुरुषों में होता है। तो सुनो मेरी बात, इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेनिस, ये वाला जो पाइप है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, ये लॉन्गर होता है मेल में। किसमें लॉन्गर होता है? मेल में। और जरा गौर से सब लोग इधर ही देखना सब लोग। ये जो यूरेथ्रा है, यूजुअली तो हम लोगों में इसी जगह से यूरिन पास होता है। क्या पास होता है? लेकिन जब स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर तो यहीं से स्पर्म भी आते हैं। इसलिए सिर्फ पुरुषों में, अर्थात मेल फ्रॉग हो, चाहे मेल रैबिट हो, चाहे मेल इंसान हो, इनमें इस डक्ट को, यूरेथ्रा को यूरोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम दोनों के फ्लूइड आते हैं। पक्का? अब बात आई है ग्लैंड की। पहली ग्लैंड कौन सी है? सेमाइनल वेसिकल। दूसरी कौन सी है? प्रोस्टेट। तीसरी कौन सी है? बल्बोरेथ्रल। इन तीनों में लार्जेस्ट कौन सी है? प्रोस्टेट। सिंगल कौन सी है? प्रोस्टेट। पेयर्ड कौन सी है? सेमाइनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड। पक्का? हम तुम्हें बताएं, पुराने जमाने में जब फर्रुखाबाद से कन्नौज तक बारात आती थी, लंबा सफर होता था, तो बारातियों को बीच में रुक के नाश्ता पानी करवाया जाता था कि भूख लगी होगी। यहां इस मुख्य दूल्हे का नाम है मिस्टर स्पर्म। क्या नाम है? सारा ख्याल इसी का रखना। तो जब ये पर्र करते ही आता था तो हम तुम्हें बताएं कि यहां पर भोजन पानी अर्थात नाश्ते का जुगाड़ किया जाता था। तो स्पर्म दुनिया की प्रत्येक सेल ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है एज ए भोजन, लेकिन स्पर्म फ्रक्टोज को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? फ्रक्टोज को। अब वो फ्रक्टोज इसी ग्लैंड के सिक्रीशन में हुआ करेगा। किसके? सेमाइनल वेसिकल का। तुम्हें हम बताएंगे कि जो सेमाइनल वेसिकल होते हैं, इसका जो फ्लूइड होता है, इससे जो सिक्रीशन निकलता है, पहली बात तो वो होता है कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। दूसरी बात बताएंगे, उसकी पीएच वैसी होती है जैसी ओवरऑल सीमेन की होती है, एल्कलाइन होती है। और साथ साथ बताएंगे इसमें खूब सारा होता है फ्रक्टोज। कौन सी शुगर होती है? साथ साथ बताएंगे इसमें खूब सारे होते हैं कैल्शियम, आयन, और कुछ जो होता है विटामिन भी होती है, जैसे विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा ये जो ग्लैंड है इसका नाम कौन बताएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका जो फ्लूइड होता है वो इस कलर का होता है। कैसा? मिल्की। पीएच के चक्कर मत पड़ो वरना इसकी एसिडिक होती है, और इसमें भी कुछ चीजें होती है। ठीक, ये इसकी बूंद 2 बूंद निकलती है, और जिस समय क्वाइटस क्लाइमेक्स होता है, जिस समय स्पर्म बाहर निकलने को होते हैं, क्योंकि हम बताएंगे कि ओवरऑल जो सीमेन होता है उसकी पीएच होती है एल्कलाइन। कैसी होती? और जो यूरिन होता है उसकी पीएच होती है 6 अर्थात एसिडिक। तो दिन में न जाने कितनी बार यूरिन पास हुआ होगा, और जब ये भी करा, छुट्टी कर दो, यूरिन पास हुआ होगा, ये क्या हो गया? तो जब यूरिन पास हुआ होगा तो हम तुम्हें यह बताना चाहते थे कि यूरिन की वजह से यूरेथ्रा की पीएच यूजुअली एसिडिक होती है, जबकि बाबूजी को एल्कलाइन पीएच पसंद है। तो जब सीमेन पास होने वाले होते हैं उससे पहले बर्थोलिन ग्लैंड के फ्लूइड की, काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के फ्लूइड की फ्लूइड ड्रॉप पूरे में बिखर जाती है, जिससे एक तो रास्ता ये चिकना हो जाता है क्योंकि स्विमिंग फ्लूइड मीडियम में की जाती है, सूखी सड़क पे नहीं की जाती है, और ऊपर से इसकी पीएच जो कि एसिडिक होती थी वो फिर से 7.4 अर्थात एल्कलाइन हो जाती है। तो काउपर्स ग्लैंड जो होती है इसका फ्लूइड एयर को लुब्रिकेट, पैसेज को लुब्रिकेट बनाता है और पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। इस तरह से इन सभी ग्लैंड जो डक्ट होती हैं इनके सिक्रीशन और उसमें स्पर्म मिल जाएं तब जाके कहीं बनता है पूरा सीमेन बनता है। क्या बनता है? और हम तुम्हें बताते हैं कि सीमेन ऐसे समझो कि वो चाहे रीटी टेस्टिस हो और चाहे एपिडिडाइमिस बास डिफरेंस हो और जितना यूरेथ्रा हो, और डिफरेंट ग्लैंड,
इन सबके फ्लूइड को मिला के जो फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट बनता है, वहां ब्लड प्लाज्मा कहा जाता है, यहां सेमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमाइनल। और जैसे ब्लड पढ़ते हैं तो इसी में आरबीसी डाल देते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। यहां पर तमाम ऐसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं, उस सेल के नाम पर यहां होते हैं स्पर्म। क्या नाम होते हैं? स्पर्म। और दोनों मिला के बन जाता है सीमेन। क्या बन जाता है? सीमेन। और हम तुमसे कहते हैं कि अगर तुम्हें सीमेन समझना है तो चाय समझ लो। क्या समझ लो? चाय समझ लो। और चाय तुमने समझ लिया? जैसे कोई पड़ोसी आता है तो हम लोग कहते हैं भाई साहब चाय तो नहीं पियोगे, है ना? और इतने कम वक्त पड़ोसी होते, मना नहीं करते। तो तुमने देखा इतना पटक के भगोना गैस चढ़ाते हैं कि आवाज चली जाए, उसके कानों तक कह दे भाई साहब रहने दो, चाय मत बनाओ, हमें नहीं पीने। लेकिन अच्छा भगोना चढ़ गया, कम वक्त फिर भी नहीं मना करता है, तो हम लोग सबसे पहले भगोना में दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, ताकि अभी भी मना कर दे तो बर्बादी होने से बच जाए ना। तो हम तुमसे कहेंगे जो फर्स्ट ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसिकल, वो पानी जैसा होता है, अर्थात कलरलेस फ्लूइड होता है। और मान लो 4 कप चाय बनानी है तो हम कम वक्त इसमें 3 कप पानी डालेंगे, मात्र 1 कप मजबूरन दूध डालेंगे। अर्थात सेमाइनल प्लाज्मा के बनने में 75% के आसपास, 70% के आसपास रोल होता है किसका? सेमाइनल वेसिकल का। और उसका फ्लूइड कैसा होता है? पानी जैसा, मतलब कलरलेस। याद आया? और दूसरे नंबर पे हम डालेंगे इसमें दूध, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका मिल्की भी होता है और 25% रोल होता है। अब जब चाय बनी गई तो हो सकता है इसमें बूंद 2 बूंद किसी परफ्यूम की भी डाल दे, ताकि इलायची की खुशबू आए। और बूंद 2 बूंद ड्रॉप निकलती है काउपर्स ग्लैंड की। किसकी निकलती है? तब जाके ऐसे बनता है सीमेन। इसलिए इसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, एक तो सेमाइनल प्लाज्मा कर दिया जाता है, और सेल के नाम पर इसमें कौन होता है? स्पर्म। हम बताते हैं कि हम लोगों में जो सीमेन निकलता है वो एक बार में 2 से 5 ml निकलता है। कितना निकलता है? और पीएच सबको पता है, कितनी बताई? 7.4 के आसपास। इसमें क्या बहुत रिच इन सीमेन में बहुत ज्यादा होता है, क्या? फ्रक्टोज होता है। क्या कैल्शियम आयन होते हैं कि नहीं होते हैं? कैल्शियम आयन भी होते हैं। हम तुम्हें बताएं कि इस सीमेन में जितने भी स्पर्म हैं, मत भूलना ये सिंगल सेल है, बहुत से इनमें से मरे कुचे नुचे फटे भी होंगे, तो बताते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये स्पर्म रेस करते हुए ऊपर पहुंचे, क्योंकि अगर ऊपर पहुंचेंगे चूचू चूचू 3 इडियट पिक्चर, तभी यहां फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो यहां बताते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म काफी है। फिर इतने सारे स्पर्म भगवान ने क्यों बनाए? 300 मिलियन के आसपास होते हैं 1 ml में। ये तो टोटल ml में लिखा है। तो हम तुम्हें बताएंगे कि इस तरह से 2 to 5 ml सीमेन होता है, और एक सीमेन में और उस टोटल सीमेन में इतने 20 से लेकर 120 मिलियन होते हैं स्पर्म। कितने होते हैं? स्पर्म होते हैं पर ml सीमेन। 20 से लेकर 120। 20 से भी कम हो जाए ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। और बिल्कुल खत्म हो, जूजू खत्म, तो ए माने एब्सेंट, जूजू माने जूजू, कंडीशन को एजूस्पर्मिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एजूस्पर्मिया। बेटा हम तुमसे ये कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि इस तरह से स्पर्म इतने सारे होते हैं, लेकिन तुम जानते हो प्रेगनेंसी चाहते हो तो बताते हैं जितने भी स्पर्म हैं इनमें से एटलीस्ट इतने % स्पर्म बिल्कुल बढ़िया साइज शेप के होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। और उनमें जब रेस कराई जाए तो कम से कम 40% तो बिगोरस मोर्टेलिटी वाले होने चाहिए। तब पहुंचेंगे यहां, तब जाके, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है। अकेला स्पर्म कोरोना रेडिएटा को नष्ट नहीं कर पाता है, नतीजा फर्टिलाइजर नहीं हो पाएगा अगर इतने सारे स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे। कोई समझा? तो जब तक हम आगे बढ़े, हमें कोई एक बात बताए। ये बताओ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन याद आए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन याद आए, और वो लक्षण जिनकी वजह से हम पहचान लेते फला फला पुरुष, उनको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अच्छा आता ना, भारी आवाज होना पुरुषों का लक्षण है, महिलाओं का? दाढ़ी मूछ होना पुरुषों का लक्षण है, महिलाओं का? तो इस तरह से हमने सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बताए। अब बात आई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और हम तुम्हें बताएं कि मान लो ये है श्रीदेवी, और मतलब कोई देवी, और इज्जत से नाम लो तो श्रीदेवी, हमने तुमसे बोला था। और गौर से देखो यहाँ पर, गौर से क्या देखिए इसमें, कह रहे कैसी बातें कर रहे हो, और तुम इधर से बात को गंभीरता से समझो। ये जो पोर्शन होता है हड्डी से बना होता है, इसमें यहाँ पर होती है पेल्विक गर्डल। क्या नाम होता है? पेल्विक गर्डल। और इसको पेल्विक गर्डल को गौर से देखें तो ऐसा लगता है जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, और फूल खिला है, फूल खिला है, और फूल खिला है। तो ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। और हमने तुमसे कहा कि जो ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो यहीं कहीं पर पाए जाते हैं। ऐसा लगता है ये हमने फाइलोपियन ट्यूब बनाई और ये दुनिया का नाटक बनाया, ये ना, ये ओवरी। तो इस पता तुम्हें, जब तुम डॉक्टर बनोगे पूरे एब्डोमेन को पढ़ाने की सुविधा के लिए कई भागों में ऐसे बांट दिया जाता है, ठीक? जब तुम डॉक्टर बनोगे, समझाने के लिए बोले, जैसे नाभि होती ना, इसके आसपास के एरिया को अम्बलाइकल एरिया, पैरा अम्बलाइकल एरिया कहते हैं।
इस एरिया को इंग्वाइनल एरिया कहते हैं। और जो कटोरा के अंदर है, पेल्विक गर्डल के अंदर है, इसको पेल्विक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जितने सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के हो, वो घुटने में होते हैं कि पेल्विक रीजन में? कहां होते हैं? पेल्विक रीजन में होते हैं। और यहीं कहीं ऐसे ओवरी होती हैं, यहां कहीं ओवरी होती हैं, ओवरी भारी होती हैं, साइज सकल सूरत में बादाम जैसे होते हैं। अगर रस्सी अगर कूदे कोई लड़की तो जैसे अमरूद टपक पड़ता है, ओवरी भी टपक सकती है ना। तो भगवान ने क्या किया? मजबूती देने के लिए, क्या मजबूती देने के लिए भगवान ने क्या किया? इन ओवरी को कुछ लिगामेंट की मदद से इधर पेल्विक वाल से जोड़ दिया। किसकी वाल से जोड़ दिया? पेल्विक वाल। और साथ साथ इधर यूट्रस की भी दीवार से जोड़ दिया। पक्का? तो तुम्हें महिलाओं की बात करें तो तुम समझ गए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी। कौन है? ओवरी। और इनकी भी ओवरी ओवा बनाएंगे कि हार्मोन भी बनाएंगे? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसके बाद जितने भी अंग हैं, जैसे ये वाली ट्यूब फैलोपियन ट्यूब, और ये अर्थात यूट्रस, और यहां पर वेजाइना, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और बताना वो लक्षण जिनकी उनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। पतली आवाज होना पुरुषों का लक्षण होता है, महिलाओं का है? तो पतली आवाज होना, हाई पिच साउंड होना, ये महिलाओं का लक्षण होता है ना। और लक्षण बताएं क्या? पुरुष जब भी सांस लेते हैं तो हमने कहा पेट उनका आगे पीछे होता है। और महिलाएं जब भी सांस लेती, खासतौर से प्रेग्नेंट लेडी, उनका थोरैक्स आसपास होता है। हमने एक पिक्चर देखी थी करुण अर्जुन, उसमें भाई साहब और बहन जी दोनों चिपके और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे आए और फिर काजल ऐसे कर रहे थे। और हम घूर घूर के देख रहे थे। पत्नी आई झाड़ू लेके, क्या देख रहे हो? हमने कहा देख नहीं रहे हो, थोरैसिक ब्रीदिंग दिखाई जा रही। तब जाके हम छूटे वरना धुन दिए जाते उस दिन। समझ में आया? तो बताओ अच्छा, प्रीडोमिनेंटली थोरैसिक ब्रीदिंग डोमिनेंट होती है किसमें? फीमेल में। एब्डोमिनल ब्रीदिंग लक्षण है किसका? मेल का। खैर चलो बात आती, एक एक करके सारे अंग बताते हैं। सबसे पहले यही निपटा देते हैं, ओवरी। और हम तुमसे कहते हैं ओवरी को ऐसा सच देखना हो, समझना हो तो बादाम समझो। क्या? ये बादाम के साइज की होती हैं और ये एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के अंदर बंद होती हैं, जिसको कहते हैं, अगर ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इंटेस्टाइन के ऊपर होता, इंटेरॉन के ऊपर होता तो इसको मेजेंट्री कहते, टेस्टिस के ऊपर होता तो मीजोर्चियम कहते, ओवरी के ऊपर है तो मीजोबैरियम कहते। क्या कहते हैं? मीजोबैरियम। और जब हमने ओवरी को काट के देखा तो हम तुमसे कहा करते किसी भी अंग को काट के देखो, ठोस अंग को काट के देखना हो तो बेहतर है पका तरबूज काट के देख लो। क्या देख लो? पका तरबूज। पका तरबूज में देखा है कि शुरू किनारे का पोर्शन कुछ कायदे से नहीं पक पाता है, तो दिखने में सफेद होता है, छूने पे हार्ड होता है। और जब तरबूज पक जाता है तो बीच में लाल भी हो जाता है और छूने पर मुलायम भी हो जाता है। इस मिडिल लूज पोर्शन को मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? और आउटर डेंस पोर्शन को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। अभी ओवरी को इतने ही बताएंगे, ये बादाम जैसी होती है। इसके ग्राउंड मैट्रिक्स अर्थात स्ट्रोमा को दो भागों में डिफरेंशिएट किया जाता है। आउटर डेंस पोर्शन को कॉर्टेक्स, इनर लूज पोर्शन को मेडुला कहा जाता है। बात आई है फैलोपियन ट्यूब की, तो हम तुम्हें बताएंगे जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके इतने पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इतने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, ये जो पोर्शन होता है और ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, हमने तुमसे बोला ऐसे 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। जितना पार्ट हम अभी बना रहे ये जो सबसे सकरा पार्ट होता है इसको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस। क्या कहते हैं? ऐसे 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो ये जो सबसे किनारे वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल ऐसे फनल जैसा होता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोसेस को फिम्बरी कहते हैं। इनका उद्देश्य होता है ओवा को घसीटना, कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ ओवम। और तो इस तरह से अगर ये रूमाल को ओवरी मान लो तो उंगलियां बेशक रूमाल के ज्यादा नजदीक हैं, तो पार्ट क्लोजेस्ट टू ओवरी कौन सा है? ये फर्स्ट पार्ट। इसको कहते हैं फिम्ब्रिएटेड फनल या इसको इनफंडिबुलम भी कह सकते हैं। सेकंड पार्ट सबसे फूला हुआ होता है, यहीं पर आता है ओवा और यहीं पर आता है स्पर्म और तब जाके होता है चाउ माउ, तो इसको एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला है। पुरानी किताबों में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पढ़ाया जाता था, अब सुधार दिया गया। और ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट क्या कहलाता है? स्टमस। क्या कहलाता है? तो फैलोपियन ट्यूब की कितने पार्ट? 3। इनफंडिबुलम यानी कि फिम्ब्रिएटेड फनल और इन्फ्ला और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला।
पार्ट क्लोजेस्ट टू ओवरी, ये पार्ट क्लोजेस्ट टू यूट्रस, ये। अगर तुम्हें यूट्रस को समझना है तो हमने तुमसे कहा था तुम पका पपीता काट के देख लो, उससे पहले एक बात को समझो, एक बात को समझो, एक बात को समझो। ये है मान लो यूट्रस। हमने तुमसे कहा कि अगर तुमने कभी पानी की बोतल देखी हो, पानी की बोतल देखी हो तो ऐसे समझो ये है पानी की बोतल। बताते हैं जैसे हमारा स्टमक होता ना, उसमें कहीं ना कहीं ईसोफेगस आके खुलती है। जिस लेवल पर ईसोफेगस खुलती है उससे ऊपर का पोर्शन फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अगर ये पानी की बोतल ही हम यूट्रस को मान लें तो इस पानी की बोतल में कहीं न कहीं आके खुलती है ऐसे फैलोपियन ट्यूब, कहीं न कहीं आके खुलती है ऐसे फैलोपियन ट्यूब। जिस लेवल पर फैलोपियन ट्यूब खुलती है उससे ऊपर का पोर्शन फंडस ही कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस। तुमसे कहा था फांसी लगानी है तो रस्सी छत में पंखा में लटका बांधोगे कि जमीन पे खूंटा में? हैंग करते हैं हमेशा ऊपर वाली दीवार से। तो जब चिंटू जो टंगेंगे, हैंग करेंगे, वो भी जो है यहीं पर टंगते हैं। तो इम्प्लांटेशन लेटरल वाल में होता है कि डॉर्सल वाल में होता है? डॉर्सल, पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, डॉर्सल वाल में होता है। फेंको जल्दी तेजी। तो हमने मरा पड़े तुम पे, थोड़ा खोपड़ियां मार देती उसके तो ठीक है रहता। तो हमने तुमसे बोला ये वाली जो दीवार है इसको डॉर्सल वाल मानेंगे, और ये जो सकरा पोर्शन है, गर्दन लग रहा है बोतल की गर्दन, तो हम तुम्हें बोलेंगे कि यहां से यहां तक जो पार्ट है इसको बॉडी कहा जाता है, और ये जो सकरा पार्ट है इसको गर्दन अर्थात सर्विक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और अंत में ये वो पार्ट है जहां तक पेनिस इंसर्ट होता है, इस अंतिम नैरो पार्ट को कहते हैं सर्विक्स, वो वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना। हम तुम्हें किसी दिन बताएंगे कि जब रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल होती है तो उसकी इंडोमेट्रियम हर पल, अच्छा पका पपीता को गौर से देखना, फिर से बताओ, यूट्रस इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है, उल्टी नाशपाती जैसा दिखता है, साचा समझना है, पका पपीता काट देख लो, जैसे पपीते के ऊपर छिलका होता है वैसे यहाँ एक कवरिंग होती है, इसको कहते हैं पेरीमीट्रियम, बीच में मसल्स की लेयर होती है मायोमीट्रियम, अंदर ये इंडोमीट्रियम। ये अंदर वाली लेयर हर पल हर महीने मोटी पतली होती रहती है, इसलिए ये साइक्लिक चेंज दर्शाने वाली लेयर कहलाती है। इसमें खूब ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, इसलिए वैस्कुलर लेयर कहलाती है। इससे फ्लूइड सिक्रीट होता है, इसलिए ये ग्लैंडुलर लेयर भी कहलाती है। शरीर का कोई भी खोखला अंग हो, मसल फाइबर दो ही तरीके से बनाए जाते हैं, या तो ऐसे करके बनाए जाते हैं तो पूरी लेयर को सर्कुलर मसल लेयर कहते हैं, या लंबी लंबी सिपहियां चिपका दी जाए तो बनी लेयर को लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर कहते हैं। यूट्रस एक ऐसा आइटम है जिसमें भगवान ने सर्कुलर मसल्स नहीं बनाई। कैसी नहीं बनाई? सर्कुलर। क्योंकि कई बार पेट में मरोड़ होती है, इंटेस्टाइन में ऐठन होती है, अर्थात मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। सोचो अंदर बच्चा होगा और मान लो किसी तरह यहां मसल स्पैज्म हो जाए तो ये बोतल से पिचक जाएगी, चिंटू का कचूमर बन जाएगा, चिंटू मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने यूट्रस की दीवार में नहीं बनाई कौन सी मसल? सर्कुलर। सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, ताकि इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो बच्चा बाहर तो निकल आए, पार्चुरेशन तो हो जाए, चाइल्ड बर्थ तो हो जाए। कोई समझा? तो इस तरह से हमने तुम्हें बोला कि यूट्रस के कितने पार्ट होता है? 3। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 सर्विक्स। पक्का? एक बात बताएं, जब ये लास्ट पार्ट क्या है? वजाइना। इसको मेल के पेनिस से तुलना की जा सकती है, अर्थात ये फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन है। तुम्हें बताएं, जब ये इंडोमेट्रियम में चाकू चलता है तो इसके टुकड़े टूट टूट कर इसी जगह से बाहर आते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे कि वेजाइना अलोंग विद ये सर्विक्स, यहीं से बच्चा भी बाहर आता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। सिर्फ वेजाइना ये फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन कहलाती है। यहीं पर कपुलेशन दौरान सीमन यहां रिलीज होता है, ये रिसेप्टिकल फॉर सीमन भी कहलाता है। लेकिन वेजाइना अलोंग विद सर्विक्स बर्थ कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्थ कैनाल कहलाता है। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं उनको बल्वा कहा जाता है, उसमें 5 पार्ट होते हैं। सामने फैटी पोर्शन होता है, मोन्स प्यूबिस कहलाता है, फिर ऐसे फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिस पर हेयर होते हैं, उस थिक फोल्ड ऑफ स्किन को लेबिया मेजोरा कहते हैं। उसके अंदर फिर थिन फोल्ड ऑफ स्किन होता है, लेबिया माइनोरा। अंदर एक दोनों लिप्स के बीच के पोर्शन को कहा जाता है वेस्टिब्यूल। क्या कहा जाता है? वेस्टिब्यूल। यहाँ एक डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम ऊपर छोटी सी ओपनिंग को कहते हैं एक्सटर्नल यूरिनरी, और लोअर लार्जर ओपनिंग को वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। हम तुम्हें बताएंगे कि मान लो ये है वेजाइना, शरीर के जितने खोखले अंग होते हैं सभी पर अंदर साइड से म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग यहां पर भी होती है, लेकिन हम तुम्हें बताएं इसमें ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं, गायराई पाए जाते हैं। जैसे तुमने देखा गिलास है, जितना चौड़ा गिलास होता है उतनी चौड़ा उसका मुंह होता है, लेकिन यहां जितनी चौड़ी वेजाइना होती है इसकी ये ओपनिंग उतनी चौड़ी नहीं होती है, क्योंकि ये वेजाइनल ओरिफिस इज पार्शियल
पार्सली कवर्ड रहती है, थोड़ी सी ढकी रहती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन देखो, वो होता तो काफी चौड़ा है, लेकिन जो कैन कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलने वाला दरवाजा होता है उतना चौड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से ऐसे टिन से वो कवर्ड रहता है। इसी पार्सल कवरिंग को हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन। और हम बताएं तुम्हें, जब क्वाइटस होता है, संभोग होता है, उस समय पेनिस इंट्रोड्यूस होने के चक्कर में ये रप्चर कर जाती है। तो पुराने जमाने के लोग औरत की पवित्रता की जांच करते थे इसी से, जिसमें हाइमेन प्रेजेंट होती थी, पवित्र मानते थे, बन्ना चलन मानते थे। बाद में पता चला कि ये क्वाइटस जो होती है, हाइमेन जो होती है, ये साइकिल सीखने से भी, चोट लगने से भी, या कोई दवाई इंसर्ट की जाए, ड्रग इंसर्ट की जाए, उसमें भी रप्चर हो सकती है। इसलिए मानव के महिला के चाल चलन की जांच इससे नहीं की जा सकती। क्या नाम बोला था? हाइमेन। इस पोर्शन का नाम क्या है? वजाइना। इस सकरे से पोर्शन का नाम क्या है? सर्विक्स। उसका नाम क्या था? यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट? 3 यूट्रस। फिर बताओ, पके पपीता का छिलका पेरीमीट्रियम, पपीते का गूदा, पपीते के अंदर सफेद सफेद जाली एंडोमीट्रियम। बीज किस पे लगे होते हैं? गूदा में कि जाली पर? बीज, काले काले बीज किस पे चिपके होते हैं? पपीता के गूदा में, जाली पर? यानी कि हमारा इंप्लांटेशन होगा एंडोमीट्रियम में कि मायोमीट्रियम में? एंडोमीट्रियम में। कोई समझा? इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाए। अभी इसमें हमने कैसे ओवा बनता नहीं बताया, ठीक? बस 2 मिनट के लिए हम तुम्हें मेमोरी ग्लैंड और बता दे, तब आगे बात करें। एक्चुअली होता क्या है, चलो आज इतना ही पढ़ते। ऐसा कल बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई थी, तो शरीर एकदम झकझोर जाता ना, तो रोज उतनी एनर्जी नहीं लग पाती है। तो आज शुरू से शरीर थोड़ा सुस्त था, तो कल हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे, और कल शायद रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खत्म हो जाएगा, ठीक? हाँ। और सुनो बच्चा, ये टेस्ट भी होगा संडे को। कितने बजे से? टाइमिंग तो डाली नहीं। 10 बजे से 12 बजे तक केवल बायोलॉजी का। और इसकी पहले टेस्ट में है यूनिट 1 और 6। एनसीईआरटी फर्स्ट की पहली, एनसीईआरटी सेकंड की पहली, है ना? और बाकी बातें ऑफिस में करना है जाके। इसको बंद करो, इसको बंद करो। तो टेस्ट के लिए तैयार है ना?